जब आप जामिया में थे तब आप आमिर खान थे, तो ये जामिया कहाँ से आया? पठान और खान से तो बेहतर है। बाटला हाउस का जो पूरा एक एपिसोड हुआ, सही कहा जाए तो बाटला हाउस का जो जिसे हम सब फेक इनकाउंटर कहते हैं, वो मुझे क्या कमी आपको नजर आती ये द डिवाइडर इन चीफ इन उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स। महासंत योगी आदित्यनाथ की सरकार, रेप के आंकड़े पूरे देश में नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश, किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश के संत महाराज की सरकार नंबर 1। अगर आपने कोई आवाज जिले में उठा दी, 4 गैंगस्टर के केसेस आपके ऊपर लगेंगे, लेकिन आप पूरे सूबे के ऊपर उत्तर प्रदेश को आप जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। लेकिन ठंडा भी तो कर रहे हैं शिमला बना के। हाँ तो हो तो रहा है। देखिए ना, प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को ठंडा कर दिया। तो गोरखपुर का जो मठ है वो कौन सा सर्टिफिकेट है उसका, कौन सा डॉक्यूमेंट है उसका, कौन सी पढ़ाई है, कौन से उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं आप? मुस्लिम्स क्या सिर्फ एक फ्यूल है समाजवादी पार्टी के लिए? मुसलमान भीड़ नहीं लगाते हैं समाजवादी पार्टी। मुसलमानों ने खून पसीने से इस समाजवादी पार्टी को नेताजी के साथ मिलकर, मुसलमानों का आज कोई भी उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ी आवाज और कोई नेता है जिस पे मुसलमान भरोसा करता है, तो वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। फिर आजम खान जेल में क्यों? है ना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आजम खान साहब ने बहुत बड़ी गलती, जैसे सरयू लाल हो गई थी उस जमाने में, एक फेक कैंपेन सरयू लाल थी मुसलमानों के बारे में, जब बीजेपी आरएसएस ये कहती हो कि हम इन्हें 2ym दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं। अलायंस क्यों जरूरी है? मजबूरी। हम सब लोगों को मिल के काम करने की जरूरत है। हरियाणा में अगर आप मिल के काम करते, अगर आप महाराष्ट्र में काम करते, तो आज वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं होती। इज देयर एनी चांस कि AIMIM आ जाए? मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को बीजेपी आरएसएस की चाल समझते हैं। आकाश चैनन के भी बहुत उनका अच्छा वेबलेंथ है, बट वी होप कि आकाश इज द फ्यूचर। सो व्हाट अबाउट चंद्रशेखर? हमने ये पूरी कोशिश करी थी कि वो भी साथ में काम कर सके। एंड व्हाट अबाउट राहुल गांधी? तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश में। कल अगर एक कोई नई सुबह आ सकती है। आप बच रहे हैं सवाल का जवाब? नहीं आप बच, लिटरली आप आंसर नहीं। अच्छा, आप आंसर हाँ या ना देना था, बस हाँ या ना। किसी भी देखिए, नमस्कार, हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी और बेहद खास मेहमान के साथ आज हम मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के स्टार प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आमिर जमई साहब। बहुत शुक्रिया, एक तो आपने समय निकाला और इंटरेस्टिंग सवाल जवाब तो होंगे ही, लेकिन बहुत बेसिक सा सवाल एक रहेगा। जब आप जामिया में थे तब आप आमिर खान थे, फिर ये जामिया कहाँ से आया? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप दिल्ली से तशरीफ़ लाई लखनऊ और आपने समाजवादी पार्टी के एक अदना से वर्कर के ज़रिए समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में बात करना ज़रूरी समझा। किसी ने कहा था, किसी बड़े फिलोसफर ने, कि नाम में क्या, टाइटल में क्या रखा है। तो आमिर खान आप कहाँ पैदा होते हैं या आप नहीं चुनते हैं, यह हम आप नहीं चुनते हैं कि हम किस ख़ानदान में, किस मज़हब में, किस धर्म में, किस जाति में पैदा होंगे। लेकिन जब जामिया मिलिया इस्लामिया में हम लोग 1999 में एडमिशन लेकर पहुँचे, जामिया मिलिया आज़ादी की लड़ाई में उसकी तहरीक, गांधी जी का जामिया मिलिया का बनाना, हकीम अजमल खान साहब, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये जो पूरी आज़ादी में ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ एक बगावत का नाम था जामिया मिलिया इस्लामिया। तो हमें लगा कि पठान और ख़ान से तो बेहतर है जामिया हमारे इदारे से हम सबकी पहचान हो, हमारी यूनिवर्सिटी से हम सबकी पहचान हो। तो मैंने कॉन्शियसली इस बात को चुना और जामिया तब से हम लोग लगाते हैं जिसे ये पहचान हो कि हाँ, ये जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट हैं, अलमनाई हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंफॉर्मेशन थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। एक और बहुत सारे लोग तो जमाई समझते हैं, वो समझते हैं कि कहीं के जमाई होंगे इसलिए लगा लिया। नहीं, फिर वो तो अब मैं उस पर नहीं बात करूँगी क्योंकि सोच है, आई होप इसके बाद चेंज हो जाएगी। लेकिन जब आप लाइमलाइट में आए, आई रिमेंबर बाटला हाउस का जो पूरा एक एपिसोड हुआ और एक ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज़ उठाना, सिविल राइट्स की जब हम बात करते हैं, वो बहुत इजी, अब तो खैर नहीं है, सिचुएशन जिस तरह से चेंज हुई है, लेकिन वहाँ से और फिर एक आप जॉब में जाते हैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रोड्यूसर, एंड देन पॉलिटिक्स, ये पूरी जो जर्नी है वो कैसे?
सही कहा जाए तो अगर बाटला हाउस का जो, जिसे हम सब फेक इनकाउंटर कहते हैं, स्टिल हम ये कहते हैं कि वो एक फेक इनकाउंटर था, जिसमें 2 बच्चों को जो है उनको गोलियों से भून दिया गया था। आजमगढ़ से मरहूम आतिफ, मरहूम साजिद, उन बच्चों के हमने अपनी निगाहों से बड़े होते देखा था। सिर्फ तैयारियां कर रहे थे, जामिया में रहकर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे थे, और जब ये इनकाउंटर हुआ तो यूपीए 2 की सरकार थी, या हम ये कहें कि यूपीए 1 का आखिरी वक्त था, ये 2008 का। और हमारे उस ज़माने के शिवराज पाटिल साहब, तब के गृह मंत्री जी, फिर उनको हटा के चिदम्बरम साहब को गृह मंत्री बनाया गया मरकज़ में। तो ये जो सारा जो फेक इनकाउंटर, जो ये पूरा मामला था, इसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई, और हमने देखा कि यूपीए 1, यूपीए 2 में पूरे मुल्क में सैकड़ों स्टूडेंट, नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जगहों पे जा रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या लगाए कि ये इंडियन मुजाहिदीन के कमांडर हैं, ये इंडियन मुजाहिदीन के अंतर्राष्ट्रीय कमांडर हैं। और 2008, आज 2025 में हम आप बात कर रहे हैं, जितने नौजवानों को उस ज़माने में फ्रेम किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, या पूरे देश में जिनको फ्रेम किया गया था, आज वो सब नौजवान बूढ़े होकर जेलों से निकले हैं, बेकसूर होकर जेलों से निकले हैं। हुकूमतों ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने कहा इनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। तब आपने ये कहा कि इस्लाम के मानने वाले, ये पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं, ये आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। हुकूमत तो सेकुलर थी, यूपीए 1 की हुकूमत थी, जिसमें सभी लोग शामिल थे। लेफ्ट का, समाजवादी पार्टी का, हमारी पार्टी का उस ज़माने में समर्थन था। लेकिन जब ये 2008 में बटला हाउस का पूरा ये मामला हुआ, तो हम जैसे लोग जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ से जो आते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद माँ बाप की तवक्कुआत होते हैं कि आप नौकरी में जाएंगे, ख़ानदान, घर के लोगों की जिम्मेदारियां निभाएंगे। तब एक बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ में एक अच्छी सी ज़िंदगी जैसी किसी की भी हो सकती है, हम लोग काट रहे थे। लेकिन उस वक्त ये लगा जब ओखला में जामिया नगर का जो माहौल था, कोई किसी को, हश्र का मैदान आप समझ सकती हैं, जो इस्लाम में एक तस्वुर है कि कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय पे बहुत सारे नौजवान उठे, बहुत सारे बड़े लोगों ने हिम्मत दिखाई, और हम लोगों ने थाने में जाके बॉडी रिसीव करी, जिनके बारे में रिश्तेदार तक लोगों ने रिश्ते अपने तोड़ लिए, जानने पहचानने वालों ने रिश्ते तोड़ लिए। तो थाने में उनकी बॉडी रिसीव कराई, एम्स में पोस्टमार्टम हुआ, और निज़ामुद्दीन दरगाह के पास आज वो दोनों बच्चे दफीन हैं। तो जितने भी इल्ज़ामात लगे थे, उनसे, कड़ियों से जितने जुड़े हुए नौजवान नाम थे, आज सब के सब बेकसूर जेलों से बाहर हैं। अगर वो बच्चे जिंदा होते तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि कुछ सालों में अब तक वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगियों में, भले ही एक उम्र के बाद जेल से निकलते, लेकिन वो एक बाइज़्ज़त शहरी की ज़िंदगी जी रहे होते। तो हमें लगा कि आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए कौन आएगा? आपको खुद उतरना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा बदलाव के लिए, चेंज के लिए, अपने बुनियादी सवालों को लेकर। तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बटला हाउस तहरीक में झोंक दिया, और 2008 के बाद जो ह्यूमन राइट्स से, एक्टिविज़म से जो ज़िंदगी शुरुआत हुई, वो आज यहाँ तक पहुँची है। लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, जब हम यूपीए 1, क्योंकि आप जिक्र करें यूपीए 1 का, क्या बदला फिर यूपीए 1 और अभी की प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट में? जब अभी भी हम यही सुनते हैं ना कि स्पेशली टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को, या माइनॉरिटी, अलग अलग तबकों को, SC ST का भी जिक्र होता है। स्पेशली मैं सिर्फ अगर मुस्लिम्स पर फोकस कर लूँ तो फिर वो तो कोई चेंज मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं आपकी बात को मानूँ तो। देखिए, यूपीए 1, यूपी 2 में जो एट्रोसिटीज़ की बात है वो अपनी जगह पर है, और यूपीए 1 के जो कॉमन मिनिमम टर्म के जो प्रोग्राम्स थे भारत के लोगों के लिए, भारत की माइनॉरिटीज़ के लिए, वज़ीर आज़म का 15 नुकाती कार्यक्रम, सचर कमेटी का बनना,
प्रोफेसर रघुनाथ मिश्रा कमीशन का बनना, वो एक अलग बहस है। हमने ये कहा कि जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई थी, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई थी, वो 2008 से शुरू हुई और फिर उसके बाद एक 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का फोरम बना, पीपल्स कैंपेन अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ टेरर, जिसे लेफ्ट के उस वक्त के सबसे बड़े नेता कॉमरेड ए बी बर्धन साहब का समर्थन था, माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का तब समर्थन था और मोहन सिंह साहब मरहूम हमारे हर मीटिंग्स में उसमें आते थे। तो पूरे देश भर में जो भी इनोसेंट बच्चे जेलों से निकल रहे थे, छूट रहे थे, उनको लेकर हमने एक तहरीक खड़ी करी और भारत की संसद में यूपीए 2 में हमने कहा कि भाई आप 15-15 सालों के बाद जिंदगियां बर्बाद करके आप सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। ट्रू। इसकी अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। बनी चाहिए। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है? जो जेन्युइन हैं, कहीं पे भी शामिल हैं, किसी भी क्राइम में, किसी भी आतंकवादी घटनाओं में, भारत का कानून है, सीआरपीसी है, उसके मुताबिक जो सजा ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो सजा है वो आप दीजिए। लेकिन जो बेकसूर हैं, उनको जिन्होंने फंसाया, उन पे क्या जिम्मेदारी है? तो पार्लियामेंट के जरिए जब सुशील कुमार शिंदे साहब गृह मंत्री थे, तो इन पूरे 2012, 13, 14 इन 3 सालों में पूरे मुल्क में हम लोग उन सभी सीनियर एमपीज के साथ घूमे। एक माहौल पूरे देश में बना कि भारत के मुसलमानों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन लड़ने के लिए कौन लोग आए? आज वही लोग आए जिनके साथ हमारे जैसे लोग आज अपनी पूरी जिंदगी इस समाजवादी तहरीक के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो पूरी एक जो मिशन है, बतौर सिपाही, बतौर एक अदना से वर्कर आज हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जब वो हुआ था तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, कांग्रेस नहीं खड़ी थी, सपा कोई खड़ा था अगर, तो तब की जो हमारी समाजवादी पार्टी मरहूम मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सारी ताकतें पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इस पूरी तहरीक के साथ थी। तो उनका सपोर्ट मिला मुलायम सिंह यादव जी का, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिला। लेफ्ट का सपोर्ट, मरहूम कॉमरेड अतुल कुमार अंजान साहब, उनकी बहुत वो इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ पूरे मुल्क में घूमे। तो ये बड़ा कारण बना आपके सपा में आने का? तो अब देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बाद क्या हुआ कि दिल्ली में नजीब की घटना हुई जेएनयू में। आज भी नहीं पता चला नजीब का, और नजीब का आज तक पता नहीं चला। फिर उसके बाद रोहित वेमुला का संस्थानिक जो हत्या का पूरा मामला हुआ। तो जब रोहित वेमुला की तहरीक पूरे दिल्ली में शुरू हुई, तो उसकी जो बाहर की लीडरशिप थी, जेएनयू के बाहर की जो प्रोमिनेंट लोग थे, क्योंकि मैं उस ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का सेक्रेटरी था मैं दिल्ली का, जिसको हम भारत नौजवान सभा कहते हैं। तो हमने बाहर एचआरडी मिनिस्ट्री का घेराव, तब स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी वो, हाँ। उनका पूरा घेराव और पूरी जो तहरीक शुरू हुई उसमें हम लोग शामिल थे। जिसके बाद पटियाला हाई कोर्ट में जो तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और बार से जुड़े हुए लोग जो बीजेपी के थे, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। पटियाला कोर्ट की सड़कों पे सिर्फ गुस्सा क्या था बीजेपी का कि रोहित वेमुला जो एक दलित लड़का है, उसके लिए आप सरकार को बदनाम क्यों कर रहे हैं? लेकिन लड़े, जूते खाए, जान से मारने की धमकियां आईं। और फिर उसके बाद ये लगा कि मुल्क में जो 2014 के बाद, मई 2014 के बाद जो माहौल इस देश में टेम्पर जो बन रहा है, क्योंकि आप दुनिया का इतिहास देखिए, फैशिस्ट जो फोर्सेस रही दुनिया की, जर्मनी की, नाज़ी जर्मनी से लेकर जो आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है, पूरी दुनिया में अगर उसका किसी ने मुकाबला किया तो वो सोशलिस्ट ब्लॉक थे, समाजवादी पार्टियां थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी। तो हमें लगा कि अब जो संस्थानिक तौर पे आरएसएस एक एक हमारे इंस्टीट्यूशंस को ग्रिप में ले रहा है, तो निडरता के साथ लड़ने वाले कौन लोग हैं? जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, जब पूरे देश में, दुनिया, देश भर में पूरा तांडव था मुसलमानों के खिलाफ, हमने देखा कि मरहूम मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय आजम खान साहब, इन सभी ने मिलकर मुसलमानों का जो मोराल था उसको मुस्तहकम बनाने का काम किया, उनके साथ खड़े हुए और
सत्ता को, उस वक्त आरएसएस बीजेपी का जो अहंकार था उसको चकनाचूर किया और मुसलमानों के साथ हिमायत के साथ, हमदर्दी के साथ उनके साथ खड़े हुए। तो हमें लगा कि भारत में कोई ऐसी ताकत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो उभार है, बीजेपी आरएसएस का जो ये उभार है 14 के बाद का, हमें ये भी मालूम है कि जल्द खत्म होने वाला नहीं है, ये जो आए हुए हैं। तो इसके लिए अगर कोई जवाब आज कल भविष्य में कोई भी जवाब बन सकता है तो वो समाजवादी पार्टी बन सकती है। वो इस देश के सबसे नौजवान, क्रेडिबल, मोस्ट सेकुलर इमेज के नेता, हम सबका विश्वास था कि वो सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी वो काम कर सकते हैं। उन्हीं की क़यादत में उत्तर प्रदेश को दोबारा बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को उनकी क़यादत में बतौर एक अदना सा छोटा सा वर्कर उत्तर प्रदेश को खड़ा करने का काम, और पूरे भारत में उनकी क़यादत में अगर कल आरएसएस बीजेपी का पतन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में ही होगा। और ज़ीना साहिबा, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके कैमरे पे आज कह रहा हूँ। लेकिन क्या आपने जो अखिलेश यादव का जिक्र किया कि वही कर सकते हैं, आप बाबरी का जब इंसिडेंट आता है उस समय जो मुलायम सिंह यादव थे बहुत बड़ा स्टैंड लिया था उन्होंने, और उस समय ही 93 में फिर अलायंस का एक हर्डल चल रहा था बीएसपी के साथ, फिर बीएसपी बीजेपी के साथ, फिर बीजेपी के साथ सरकार, बहुत कुछ हुआ। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आज समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जो मुलायम सिंह यादव जी के समय में थी? क्या वही बात है आज की सपा में? सक्सेस रेट पे मैं बाद में बात करूँगी अखिलेश यादव की। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी में नेताजी का खून है। मोस्ट क्रेडिबल इमेज, सोशलिस्ट इमेज, और एक सेकुलरिज्म पर जो उनका पूरा अकीदा है, जो उनका भरोसा है, और सांप्रदायिक शक्तियां जो भी विघटनकारी शक्तियां इस मुल्क में हैं, उसको लेकर जो गुस्सा और जो ईमानदारी हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी में देखी है, इस देश के किसी नेता में नहीं देखी है। और वो हमेशा, जब भी ऐसा कोई वक्त आया, 2018 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कुछ भी नहीं रहा, एमएलएज भी हमारे बहुत कम आए, तो हम जैसे लोगों ने उस बंजर माहौल में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया और ये तय के ज्वाइन किया कि इसको हरा भरा बनाने में एक ईंट भी अगर हम सबका लग सकता है तो हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करने का काम करने के लिए हम करेंगे। तो जैसे 2019 में सीए का एक एग्जाम्पल के लिए कि आप अपने नेता को कैसे पहचानते हैं, सीए मूवमेंट में तकरीबन 38 लोगों को गोली मारी पुलिस ने उत्तर प्रदेश की। जैसे सरयू लाल हो गई थी, उस जमाने में एक फेक कैंपेन सरयू लाल हो गई, लेकिन 2019 में लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की सरजमीन लाल हो गई थी सीए मूवमेंट में। और इत्तेफाक से मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सीए मूवमेंट की कमेटी थी उसका मैं कन्वीनर, हमने उस तहरीक को उत्तर प्रदेश में शुरू किया। और 2019 दिसंबर जब ये कॉल दी गई, अनगिनत 100 से ज्यादा लोग जेलों में डाले गए, एनएसए से लेकर न जाने क्या क्या इल्जामात उनके ऊपर लगे। उमर खालिद एग्जाम्पल है, आज तक बाहर ही नहीं आया। और उसके बाद जामिया का सीए का मूवमेंट लखनऊ के बाद शुरू होता है। पूरे मुल्क में सबसे पहली जो बुनियाद है सीए मूवमेंट की वो उत्तर प्रदेश और लखनऊ की है। तो जब उसमें लोग, अनगिनत इनोसेंट लोग जेलों में गए, 38 लोग उसके अंदर मारे गए, तो मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर किसी नेता की आवाज थी साथ देने में, खड़े होने की, तो वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। हाई कोर्ट के बड़े से बड़े लॉयर जिनकी फीस तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए पर केस होती होंगी, उन्होंने पर हियरिंग उनके कहने पे उन लोगों ने सारे केसेस को प्रो बोलो लड़ा। हाई कोर्ट से अनगिनत बेलें हुई। और हुकूमत हमारी नहीं थी, समाजवादी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री नहीं थे। 38 लोगों के परिवारों तक अपनी पार्टी के एमपीज के जरिए 5-5 लाख रुपए की जो मदद देने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव जी ने किया। कैसे भूल सकते हैं उनकी ये हमदर्दी, उनके एहसानात। और बीजेपी आरएसएस के सामने उन्होंने साफ कहा
कि अगर उत्तर प्रदेश में एनआरसी हुआ तो अखिलेश यादव जी वो पहले शख्स होंगे जो एनआरसी का फॉर्म नहीं भरेंगे। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में मुसलमानों को बीजेपी आरएसएस दोयम दर्जे का शहरी जब बनाना चाहती हो और ऐसे समय पर देश का सबसे नौजवान सोशलिस्ट लीडर हमारे नेता अखिलेश यादव जी ये कहते हो कि मैं पहला शख्स हूंगा जो एनआरसी का फॉर्म नहीं भरूंगा, तो ये तो सिविल कोविड वैक्सीन को लेके भी सुना हमने अखिलेश यादव को, कोविड वैक्सीन को लेके भी उनके कोविड के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा था इमीडिएट तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि साहब वो कह रहे हैं कि कोविड भारतीय जनता पार्टी की कोविड है। आप हमें बताओ वैक्सीन जो है बीजेपी वैक्सीन के बारे में आप हमें बताओ कितने लोगों को हमने भारत में खोया। आज भी जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई उनकी तादाद हार्ट अटैक्स की यंग्स की ज्यादा है। लेकिन ये एलिगेशंस क्यों लगते हैं कि अखिलेश यादव की जो सपा है इस समय उसमें मुस्लिम लीडरशिप खत्म हो रही है। एआईएमआईएम यही कहती है। आज भी देखिए क्या स्थिति है, 4 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम। आप कहेंगे तो मैं उनके नाम भी बता देती हूँ ताकि दर्शकों की जानकारी में भी रहे। इकरा चौधरी कैराना से हो गई, मुहिबुल्ला रामपुर से, रामपुर की कंट्रोवर्सी आजम खान, क्योंकि आपने तस्वीर लगाई है तो मैं उससे बात कर ही लूँगी। जियाउर रहमान बर्ग फंसे हुए ऑलरेडी, संभल का जो प्रकरण है, और अफजाल अंसारी साहब गाजीपुर, उनके लिए भी हर दूसरे दिन मुश्किल रहती है, उस पूरी फैमिली के लिए भी। कहाँ पे लीडरशिप बढ़ती हुई नज़र आ रही है? और स्पेशली आप आए सपा में, आपने जिक्र किया कि तब पार्टी के पास कुछ भी नहीं था, 18 का जिक्र मैं करूँ तो आपको क्या मिला अभी तक सपा में? देखिए आपने 2 बातें पूछी। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब जब आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ इस पूरी तहरीक में जुड़े, मकसद ये था कि ये जो पूरा वतन है हमारा, ये वतन आज बीजेपी आरएसएस जिस जगह पे इसको पहुंचाना चाहती है, भारत का संविधान जिस तरह से उसके पूरे बेसिक प्रेएम्बल को बीजेपी आरएसएस खत्म करना चाहती है, सवाल ये है कि अगर संविधान नहीं बचेगा तो क्या इस मुल्क में चाहे मुसलमान हो, माइनॉरिटीज हो, दलित्स हो, ओबीसीज हो, उनका अधिकार बचेगा? एंड विशेषकर मुसलमानों के बारे में जब बीजेपी आरएसएस ये कहती हो कि हम इन्हें दोयम दर्जे का शहरी बनाना चाहते हैं, इनकी हैसियत जूते की नोक पर होनी चाहिए। अब बीजेपी कहती है कि हमें वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का। बात करते हैं आप सबका साथ, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। आप दुबई के शेख आते हैं तो वालेहाना सीना बसीना हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में पूरे मुल्क में जब मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल, मॉब लिंचिंग के जरिए वो नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं पे वो मस्जिदें नहीं बना सकते, वो मदरसे नहीं बना सकते, वो उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तहरीक नहीं चला सकते, वो अपनी बात को फेसबुक पे नहीं कह सकते। ऐसे समय पे जब पूरे मुल्क में अनटचेबिलिटी का माहौल हो मुसलमानों को लेकर, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कभी भी अपना मुंह मुसलमानों की तरफ से नहीं मोड़ा। और आज भी पूरे मुल्क में आप विधानसभाएं उठा लीजिए, आप लोकसभा का तरह से पूरा परसेंटेज उठा लीजिए, आप सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन अगर किसी सरकार में रहा, 12-17 की सरकार में रहा, जब तकरीबन 68 मुस्लिम माइनॉरिटीज के जो है एमएलएज वहां पर पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का राइज इस मुल्क में बढ़ा, पूरे देश की असेंबली से वो नंबर्स कम होते गए। आप देश की नेशनल पार्टीज का हाल उठा के देख लीजिए। ऐसे वक्त में मुसलमानों के सभी बुनियादी सवालों पर जो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, उनके साथ जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मुसलमानों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अगर कोई खड़ा होने वाला शख्स उनके दुख दर्द में आज कोई खड़ा हुआ है, भाई बनकर, बेटा बनकर, बड़ा भाई बनकर, तो वो अखिलेश जी को छोड़कर कोई दूसरा शख्स नहीं है। आपके नेता, और हमने आपके नेता तारीफ की बात नहीं है, सिर्फ तारीफ की बात प्रेस करेंगे, लेकिन आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि अमीक जमी जब आए सपा में, उस समय आए जब सरकार जा चुकी थी, क्या मिला आपको? आप अपनी जर्नी थोड़ा सा उससे भी थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं।
बहुत बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पहले आप मुझे इसका एक हम सब जवाब ये दीजिए। समझते हैं 14 के बाद 2009 की लड़ाई, बटला हाउस की लड़ाई, 2014 में बीजेपी आरएसएस का इस पूरे देश में छा जाना, और रोहित वेमुला, नजीब का मामला, फिर बल्लभगढ़ अटाली के वो सब रॉयट्स, उसने हम जैसे नौजवानों का ये जहन बनाया हम्म, कि अगर ये मुल्क नहीं बचेगा, हम्म, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा, हम्म, इसका बेसिक प्रेम्बल नहीं बचेगा, तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। तो 2017 में जब 18 में हमने ज्वाइन करी समाजवादी पार्टी, तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हम जैसे नौजवानों को टेलीविज़न का चेहरा बनाया। पार्टी को बतौर तर्जुमान पार्टी में ज्वाइनिंग हुई, और हमेशा सवाल उठाने को लेकर पार्टी लाइन के, पार्टी के प्रोग्राम्स के मुताबिक कभी भी किसी सवाल पर, ऐसे सवाल जो इवन मुसलमानों से गंभीर सवाल हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी की हमेशा हम सबको ताकत मिली। तो ज्वाइन करने का, इनके साथ आने का सिर्फ ये मकसद ये था कि अगर भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ ये संविधान अगर बच सकता है, तो इस मुल्क में समाजवादी तहरीक का यही वो नया सूरज है। माननीय अखिलेश यादव जी की शक्ल में इनके साथ काम करके ही ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और ये पार्टी ज़ीनत, आपको बहुत, जब आप जानेंगी पूरी तहरीक के बारे में, नेताजी की बनाई हुई इस पार्टी के बारे में, कि इस पार्टी ने हमेशा आम से लेकर, खास से लेकर, बूथ वर्कर से लेकर, जो कमजोर से कमजोर वर्ग, इवन महिलाओं के बारे में, आप तो फूलन देवी जी के बारे में आप जानती हैं, सबसे हाशिए पर उत्तर प्रदेश में, पूरे मुल्क में कहीं हैं तो महिलाएं होती हैं। तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी समाज के लोगों को सम्मान, इज्जत देने का काम किया। तो हमें ये मालूम है कि जब ये तहरीक बहुत बड़ी हो जाएगी, कल हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के 2027 में, जब वो बनने वाले हैं, तो हम लोग भी कहीं न कहीं पार्टी जहां जरूरत समझेगी हम लोग वहां सेट हो जाएंगे। मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि 2022 में जब हमने कवर किया, आपका एकदम कंफर्म था कि आप सदर सीट से जौनपुर में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। सडन कोई एक अनाउंसमेंट होती है, और जितने लोगों ने चुनाव कवर किया वो जानते हैं इस चीज़ को, तो दे वर सरप्राइज्ड। तो लोग बीजेपी पे एलिगेशन लगाते हैं कि भाई वहाँ पे पैराशूट कैंडिडेट आता है। बहुत सारे नाम को लेकर बिहार में भी कंट्रोवर्सी हुई, जैसे उसमें भी मैथिली ठाकुर के नाम को लेकर भी हुई थी। सडनली कोई आता है और कोई कार्यकर्ता ज़मीन पर लंबे समय से काम करता रहता है। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई रिमेंबर कोविड के समय पे यू वर्क वेरी हार्ड इन योर प्लेस जहाँ से आप लड़ना चाह रहे थे। तो फिर वो क्या था? इट वॉज एक्सपेक्टेड, आपको था कि ऐसा होगा, तो क्या डिफरेंस हुआ अगर आपको पैराशूट कैंडिडेट ही लाने पड़े, आप सडन चेंज करते हैं, या कोई व्यक्ति बहुत काम कर रहा है और उसकी टिकट कट जाए? तो मुझे ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली। देखिए, जौनपुर के बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि जौनपुर 250 साल शकी डायनेस्टी का कैपिटल रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में, मुल्क में जो एजुकेशन के सेंटर रहे वो जौनपुर रहे, और जौनपुर सामंतवाद विरोध की सबसे बड़ी सोशलिस्ट बैस्शन है। नेताजी ने जब पार्टी बनाई शुरुआत के समय पे, उनके साथ एक से एक समाजवादी आंदोलन के लोग वहाँ पे जुड़े। और आपने चुनाव में टिकट्स की बात करी आपने, बेशक हम सब जब पॉलिटिक्स में हैं तो जाहिर सी बात है कि इमामत तो नहीं करेंगे, कोई और तो नहीं, चुनाव ही लड़ेंगे। लेकिन ये फैसला हमारे जैसे वर्कर्स ने, ये सारे फैसले अपनी ज़िंदगियों में कुछ भी बनने के जो फैसले थे, वो पहले और जो आखिरी शख्स हैं वो हम सब ने उसको अपने नेताजी पे छोड़ा, आदरणीय अखिलेश जी पे छोड़ा। वो बेशक उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि यंग लोग पॉलिटिक्स में आए, और हमारे लिए भी बड़ी मोहब्बतें, बड़ी इज्जत, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो वो यंग्स को, यूथ को देते हैं। आज पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर यूथ फॉलोइंग किसी की है तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की है। तो टिकट्स की बात आई, तो उसमें बाद में हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उनके बारे में पार्टी का फैसला किसी तरह से हमारा फैसला बदल के जो है वो उनके लिए हो गया। तो हम बीइंग अ डिसिप्लिन्ड वर्कर,
क्योंकि जो सोशलिस्ट मूवमेंट है उसमें अगर डिसिप्लिन नहीं होगी, मतलब अगर आप अखिलेश जी को नेता मानते हैं तो क्या वो नेता तब तक हैं जब तक वो टिकट आपको न दे दें? नेता मानते हैं अगर वो किसी के बारे में पार्टी ने किसी बड़े इंटरेस्ट में फैसला किया तो उस फैसले का सम्मान करना भी नेता की इज्जत है। तो जैसे वो हुआ तो हमने कहा कि अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इससे मुख्यमंत्री बनते हैं, पार्टी का फैसला है, तो हम सब उसको, और हमने जाके बहुत ईमानदारी से जो चुनाव लड़ाने का काम था पूरे जौनपुर सदर में ईमानदारी के साथ हम लड़े। लेकिन वहाँ पर कुछ और पार्टियां लड़ी, कांग्रेस अलग से लड़ गई और बीजेपी का राइज तो था ही वहाँ पर, तो हम उस सीट को लूज कर गए। लेकिन जौनपुर समाजवादियों का गढ़ है और 2027 में जौनपुर की एक एक सीटों पे आप देखिएगा समाजवादी झंडा होगा। आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे इस बार, क्या चांसेस है लड़ने की? देखिए हमारे लिए तो फैसला, अगर हमने कहा कि पार्टी ही फैसला करेगी और पार्टी फैसला करेगी तो मैं आपसे कह सकता हूं कि 50,000 के मार्जिन से हम वहां से जीत कर आएंगे। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और मैं उसको मेंशन करती हूँ, बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये जानकारी कि समाजवादी पार्टी बनी क्यों। मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं भीड़ हम उन्हें जुटा कर देते हैं और पैसा भी। फिर वो में कौन थे? देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह आदि हमें बताते हैं कि क्या करना है, क्या बोलना है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और फिर सितंबर 1992 में सजपा से नाता तोड़ा था उन्होंने और फिर 4 अक्टूबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी। अब मैं जो कहना चाह रही हूँ, भीड़ हम उन्हें जुटा कर देते हैं, पैसा भी देते हैं और फिर वो बताते हैं कि क्या करना है। तो अभी उनके फैसले को अपना फैसला बताना आपकी मजबूरी है, एक्सेप्ट करना मजबूरी है। इन दिन मैं आज़म खान पर आऊँगी। सेम सिचुएशन, मुस्लिम्स क्या सिर्फ एक फ्यूल है समाजवादी पार्टी के लिए, सिर्फ एक ईंधन है? ये बात ठीक है कि बीजेपी तो टिकट देना भी ज़रूरी नहीं समझती, कांग्रेस भी थोड़ा आनाकानी करती है। 2009 का आपने जिक्र किया, उस समय यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस ही थी, आज आप लोग अलायंस में हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अलग कैसे हुई फिर? देखिए नेताजी की ज़माने में समाजवादी पार्टी की जो बनने की कहानी है, वो ये समझते थे कि जो ये कमज़ोर वर्ग है, शोषित वंचित वर्ग है, उसकी ज़िंदगी बावकार होनी चाहिए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको किसी रहमो करम, वो हमेशा इस बात को रहमो करम और बख्शीश की राजनीति नहीं करनी है समाजवादी पार्टी को, और उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने उस ज़माने में एक से एक सोशलिस्ट स्टालवर्ड्स उनके साथ जुड़े और उन्होंने उस सपने को पूरा किया। और आज आप देखिए कि उनका लगाया हुआ जो ड्रीम उन्होंने देखा था, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में आज समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, अब भारत की संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ, 37 आप सोचिए आप। और आपने कहा भीड़ लगाने की बात, मुसलमान भीड़ नहीं लगाते हैं समाजवादी पार्टी में। मुसलमानों ने खून पसीने से, पिछड़े समाज ने, मुसलमानों ने खून पसीने से इस समाजवादी पार्टी को नेताजी के साथ मिलकर बनाया। उनका जो विश्वास मुसलमानों ने नेताजी पे किया था, आज वही भरोसा, वही विश्वास और यकीन का रिश्ता आदरणीय अखिलेश यादव जी ऐसे समय पे जब पूरे देश में मुसलमान अनटचेबल हैं, वो निभाते हुए हमने हर कदम पर देखते हैं। और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अमीर जामई को या मोहिबुल्ला नदवी को, इकरा चौधरी को अपना नेता नहीं मानता है। मुसलमानों का आज कोई भी उत्तर प्रदेश में, इस देश में सबसे बड़ी आवाज और कोई नेता है जिस पे मुसलमान भरोसा करता है, तो वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी। फिर आज़म खान जेल में क्यों है? आज़म खान का क्या फ्यूचर, आप मुझे बताइए। यदि मुलायम सिंह यादव जी अभी होते हम सबके बीच में, तो क्या आज़म खान की यही स्थिति होती? है ना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। किसने? आज़म खान साहब ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जैसे भाई, अगर मरहूम नेताजी के साथ चलने वाले लोगों में आज़म साहब ने पार्टी को सींचा। आज़म साहब ने जिंदगी में लखनऊ में अपना घर नहीं बनाया। आज उनके पास इस पूरे लखनऊ में, दिल्ली में एक मकान नहीं है रहने के लिए, क्योंकि वो सर सैयद की तहरीक से पैदा होते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पैदा होते हैं,
तो अलीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया वालों में तो आप जानती हैं कि आग दूसरी होती है, मुल्क बनाने की, नेशन बिल्डिंग की, तालीम की। आजम साहब का एक ख्वाब था कि एक यूनिवर्सिटी बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का जो भी सरमाया था, भीख मांग के लोगों की मदद से। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम आप जानती हैं, इस देश में सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से। जौहर गांधी ट्रस्ट जी के कंट्रोवर्शियल है सबसे गांधी बड़ा। जी के साथ के मानने वाले लोग थे। उनके नाम पे विश्वविद्यालय बना और मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव जी ने वो पूरी बिल ड्राफ्ट करी। मरहूम अजीज कुरैशी साहब जो उस वक्त गवर्नर थे, 7-8 साल तकरीबन उस यूनिवर्सिटी की गवर्नर ऑफिस से बिल क्लियर नहीं हो रही थी, साइन नहीं हो रही थी। क्योंकि गवर्नर का तब ये कहना था कांग्रेस के कि आजम खान साहब यूनिवर्सिटी क्यों बनाना चाहते हो, यूनिवर्सिटी रामपुर में बनाओगे और उसकी सुरंग पाकिस्तान में निकलेगी। इसका बहुत उन्हें तकलीफ हमेशा होती थी, नेताजी को तकलीफ होती थी, आजम खान साहब को होती थी। फिर मरहूम अजीज कुरैशी साहब एक बहुत ही थोड़े से टर्म के लिए वो उनका लखनऊ में बतौर गवर्नर आना हुआ। मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से उनका बड़ा साया रहा। अजीज साहब बहुत मोहब्बत करते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी से। अब वो हमारे बीच में नहीं है। और सही बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़ने वाले जो मेरी और जो मुलाकात है, जो रिश्ता आज समाजवादी पार्टी से बना, वो मरहूम अजीज कुरैशी साहब का दिया हुआ है। उन्होंने बतौर बेटे मुझे रिप्रेजेंट कराया और हमेशा हमेशा जो उनका रास्ता था अजीज कुरैशी साहब का, वो हमेशा कहते थे कि ईमानदारी सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलते रहना इस समाजवादी तहरीक में। तो आजम साहब की वो विश्वविद्यालय बन गया। 50% माइनॉरिटीज मुसलमान पढ़ने लगे। 2 बच्चे हैं, एक माँ बाप में दोनों नहीं हैं तो पूरी फीस माफ, माँ बाप में एक है तो आधी फीस माफ। तो यही सबसे बड़ी गलती थी उनकी। और विश्वविद्यालय बनने के बाद न जाने कितनी जांचें, आपके सब सामने बात है कि एक बार वो तकरीबन 2.5 साल, फिर वो आए, फिर 2.5 साल जेल काटी उन्होंने। तो अगर बीजेपी आरएसएस के सामने पूरे मुल्क में जो उनकी वॉशिंग मशीन है, आजम खान साहब तैयार हो जाते अगर उसमें धुलने के लिए, तो आज यूनिवर्सिटी भी चल रही होती। क्या आजम खान साहब की गलती ये हो गई कि जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आई अखिलेश यादव से कि पार्टी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, अमर सिंह की एंट्री, अमर सिंह का एग्जिट होना, उसके बाद क्योंकि ये एलिगेशंस लगते हैं कि अखिलेश यादव ने और लंबे समय तक मिलने नहीं गए थे, उसके बाद की कंट्रोवर्सी। फिर आपने उनकी पत्नी का स्टेटमेंट भी सुना होगा जिसमें वो तंजीम फातिमा जी जो कहती हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। तो क्या ये गलती हो गई कि अखिलेश यादव की क्या लीडरशिप उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी? जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में उन्हें सुपर सीएम कहा जाता था, वेस्टर्न यूपी पूरा संभाला हुआ था, एक फेस थे, वो एक स्ट्रांग फेस थे मुस्लिम लीडरशिप का भी। तो ये गलती थी। अल्लाह पे आप भरोसा नहीं करती हैं? कौन नहीं करता? ईश्वर पे नहीं अपने करती? अपने आराध्य पे सभी भरोसा हम सब करते हैं भरोसा, सब करते हैं। अल्लाह पे ही करते हैं, ईश्वर पे ही करते हैं। देखिए सीधी सी बात यह है कि आजम खान साहब और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो रिश्ता है वो नेताओं का रिश्ता नहीं है। हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आजम खान साहब को बतौर एक वालिद मोहतरम जो इज्जत हो सकती है, उन्होंने जो कहा यस, उन्होंने जो फैसला लिया आजम साहब ने यस, यूनिवर्सिटी बननी है यस, बिल पास होना है यस, क्या क्या होना है यस। जैसे अखिलेश जी सभी बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करके सारी चीज़ किया करते थे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आजम खान साहब के साथ बातचीत करके पार्टी में फैसला नहीं होता हो। आज वो जेल में हैं, जेल से बाहर होते थे वो सारे फैसले कल की मीटिंग में वो यहाँ मौजूद होते हैं। तो उन दोनों नाराजगी थी, रामपुर की टिकट भी उनकी मर्जी से नहीं हुई, तो वो कैसे होते इसमें? उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का रिश्ता है। और हमेशा जब आजम साहब फर्स्ट टाइम जेल गए, जेल जाने के बाद रामपुर जाने का काम और एक लंबा साइकिल का सफर के जरिए एक बहुत बड़ी तहरीक वहां पे जेल के खिलाफ वहां पे हुई। आदरणीय अखिलेश जी और पूरी समाजवादी पार्टी के कई जिले वहां इकट्ठा हुए और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, आज कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरा केस चल रहा है,
आप हमें बताइए, बातें सिर्फ इतनी हैं कि हम अपने वालिद मोहतरम के बराबर के लोगों के बारे में अगर हम कुछ करते हैं, ना तो अखिलेश जी को पसंद है कि वो बातें बताएं, और बतौर तर्जुमान, बतौर पार्टी के स्पोक पर्सन, हमें नहीं अच्छा लगता है कि हम अपने बड़ों के बारे में बताएंगे हम क्या मदद कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हर तरह की पूरी समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी आजम खान साहब के साथ, उनके परिवार के साथ सब लोग खड़े हुए हैं। आदरणीय रमाकांत जी आजमगढ़ के एमपी रहे, हमारे विधायक हैं, वो जेल में। इन सब के साथ समस्या जो सबसे बड़ी यही है कि अगर बीजेपी आरएसएस की वॉशिंग मशीन में ये तैयार हो जाते हैं, आप जानती हैं कि आजम खान साहब तो इमरजेंसी में 2.5 साल से ज्यादा उन्होंने जेल काटी, तब वो सरेंडर नहीं हुए। तो आजम खान साहब के साथ जो समस्या बीजेपी आरएसएस की इतनी है कि वो जो मुसलमानों का, जो बीजेपी आरएसएस को ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के नेता है। आजम खान साहब कभी भी मुसलमानों के नेता नहीं रहे। आजम खान साहब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी के कमजोर, शोषित, वंचित, दबे कुचले लोग, उनकी आवाज रहे हैं। समाजवादी तहरीक का वो हिस्सा रहे हैं, नेताजी के साथ जेलें काटी हैं, उसका बीज बोया है, समाज की गालियां संभ्रांत लोगों की खाई हैं। उनका फ्यूचर क्या है अमित जी? उनका फ्यूचर क्या है? उनकी फैमिली का क्या फ्यूचर है? हम सब ये उम्मीद रखते हैं, समाजवादी पार्टी ये समझती है कि बहुत जल्द वो हम लोगों के बीच में होंगे, और उनकी दुआओं से जो आजम खान साहब का सपना भी था, है भी, कि जिस दिन वो बाहर आएंगे, उन सब का सपना, हमारे बड़ों का सपना ये है कि मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे, और आप देखिएगा ये सब आपके सामने होगा। लेकिन मैंने उनके बहुत सारे स्टेटमेंट सुने थे, और मैं दर्शकों को बता देती हूँ, आजम खान एक ऐसे नेता हैं जो इंडिविजुअल एज अ मुस्लिम लीडर जिसकी पॉलिटिकल 50 होने वाली है। 75 में जब वो आए थे पॉलिटिक्स, और आई रिमेंबर कि उनके तकरीरें, मतलब भाषण, इजी वर्ड्स में कहते हैं, वो बहुत वायरल होते थे, कैसेट्स बिका करती थी उस दौर में। उस तरह की बातें हमने पढ़ी हैं, क्योंकि जन्म भी नहीं हुआ था उस समय हमारा। तो और तब इंदिरा गांधी जी ने भी सुना था उनको, एंड शी कॉल्ड हिम कि आप आइए, आपको सुनते हैं, बातचीत करते हैं। एक ऐसा उनके बारे में किस्सा है। अनफॉर्चुनेटली उन पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस को लेकर और अलग अलग बहुत ही, मतलब क्या कोई नया ट्रेंड शुरू हुआ है मौजूदा पॉलिटिक्स में जिसमें आप इंसल्ट कर दो, और इतना कर दो कि वो मेंटल ट्रॉमा उसको, उस व्यक्ति को ज़्यादा दे दो। देखिए, आपने कहा कि उनको इंदिरा जी ने बुलाया। सबसे पहली बात तो आप आजम खान साहब के बारे में ये जान लीजिए, बीच में एक बार नाइतफाकियां भी उनकी नेताजी से उभरी। हाँ बिल्कुल, पार्टी से अलग हुए वो। मौके सारे थे उनके पास, मौके सारे थे कि वो किसी भी पार्टी से राज्यसभा बन जाते, किसी भी पार्टी के बड़े नेता बन जाते, लेकिन आजम खान साहब ने नेताजी के लिए कश्ती नहीं बदली। और फिर उनका जब आना हुआ तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की बात, उनको सदर बनाने की बात, हमेशा एक साय की तरह से, जो बड़ों का साया होता है, वो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के लिए हमेशा खड़े रहे। अब सवाल ये है कि हम सब ये उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द, हम सब वेट कर रहे हैं कि उनकी बेल होंगी और वो बाहर आएंगे, और मेरे नेता अखिलेश जी ने बहुत साफ कह दिया है कि 2027 की हुकूमत बनते ही पहला काम, जितने भी फर्जी केसेस आजम खान साहब पे लगे हैं, आजम साहब की पहचान होनी चाहिए थी कि फाउंडर ऑफ द जौहर यूनिवर्सिटी। लेकिन आप मुसलमानों को समझते क्या है? मुसलमान तो भारत में कीड़े मकोड़े हैं, मुसलमान तो अनटचेबल्स हैं, अछूतों से भी गए गुजरे हैं, शूद्रों से भी गए गुजरे हैं, तो वो मुर्गी चोर है, वो किताब चोर हैं, जाने क्या क्या उनके बारे में जो छवि बनाई गई। तो ये जुल्म तो 2014 के बाद, 2017 के बाद हम तो उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। हर दिन बाबा साहब के मानने वाले नौजवान जलील होते हैं जब उनका ब्याह होता है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दलित नौजवान ब्याह करना चाहे, जब तक पीएसी नहीं लगती है, क्योंकि सामंतवादियों को यह पसंद नहीं है कि एक दलित नौजवान घुड़चढ़ी पे चढ़ जाए। हर दिन दलित बेटियों के साथ जो दुष्कर्म, जो रेप की घटनाएं होती हैं, कोई उसका रिपोर्ट करने वाला नहीं है।
तो जो भी समाजवादी सरकार में मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, वो एक बहुत ही विजनरी लीडर हैं भारत के। आप सोचिए कि 12-17 में 3 साल के वक्त में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया और आज उसमें एक खरोश तक नहीं है उस हाईवे में। और जितने हाईवेज बने केंद्र की सरकार के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, आप ये पूर्वांचल आप देख लीजिए, सारे प्रोजेक्ट्स उनके बैठ गए। चाहे उन्होंने खवातीनों के लिए 1090 की एक अलग पुलिस लाइन क्रिएट करी, डायल 100 उत्तर प्रदेश में हमारे पुलिस के नौजवान धूल फांकते थे टूटही जीप में। सारे हमारे डीजीपीस को, शासन के लोगों को उन्होंने एनवाईपीडी का जो पुलिस सिस्टम है दुनिया का सबसे बड़ा, बोला आप जाइए वहां देख कर आइए और कैसे वो बन सकता है। तो डायल 100 की बिल्डिंग, सिग्नेचर बिल्डिंग आज आपके सामने है। नौजवान स्पोर्ट्स में कैसे आगे जाएगा, कैसे उसके सपने पूरे होंगे, एक इकाना स्टेडियम आपके सामने है यहां पर। कैसे हमारे जो उत्तर प्रदेश एमएसएमई का हब है, आप भदोही से शुरू हो जाइए। हाँ। पूरे दुनिया में जब कारपेट का नाम आता है तो पहला नाम भदोही का आता है। पूरे दुनिया में जब आप इत्र की बात करते हैं तो आप कन्नौज की बात करते हैं, आप कांच के बर्तन की बात करते हैं, आप चूड़ियों की बात करते हैं तो आप फिरोजाबाद की बात करते हैं, आप मेटल के जो हमारे ब्रास के जो बर्तन हैं जब आप बात करते हैं तो आप मुरादाबाद की बात करते हैं। मेरठ में जो कैंची उद्योग है आप उसकी बात करते हैं। अलीगढ़ के ताले का उद्योग है। तो मेरा ये कहना है कि जो यूपी का जो इकोनॉमी है वो एमएसएमई बेस्ड इकोनॉमी है। तो समाजवादी सरकारों में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भदोही का एक्सपो मार्ट बनाया। तो इन सारे जो सेक्टर्स हैं, आज ट्रम्प का टैरिफ लगने के बाद तकरीबन 90% वो सारे सेक्टर्स बंद होने की कगार पे हैं। हमारा भदोही, सिर्फ आपके याद दहानी के लिए, क्योंकि भदोही का रोजगार का रिश्ता जौनपुर से भी जुड़ा हुआ है। 30 लाख परिवारों की जिंदगी भदोही के कारपेट से थी। ट्रम्प के टैरिफ लगने के बाद आज उसकी हालत, उसके हजारों करोड़ों के माल बंबई की बंदरगाहों पे सड़ रहे हैं। तो इस सरकार में 12-17 में जो नुकसान हुआ उसके बाद एक भी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं है। कोई इन्वेस्टर नहीं आना चाहता है, कोई कॉर्पोरेट नहीं आना चाहता है। मैं उस पर आऊँगी, और जब मैं स्पेशली योगी आदित्यनाथ और उनके इस पूरे एरा की बात करूँगी, क्योंकि आपने अखिलेश यादव के कुछ काम बताए। अखिलेश यादव, क्योंकि आप साथ में रहते हैं, एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिशियन, फर्स्ट आप उनका एज अ ह्यूमन वाला पार्ट मुझे बताइए कि जो वो दिखते हैं मीडिया पे या वो जिस तरह की बात करते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि वो सबको लेके चलते हैं और हर कमज़ोर तबके की आवाज़ वो उठाते हैं, एज अ ह्यूमन भी वो यही है? अब मतलब अखिलेश जी का कोई दो चेहरा नहीं, वो एक ही चेहरा है। ऐसा जनता में जाता है ना, पॉलिटिशियंस बहुत अखिलेश डिप्लोमेटिक होते यादव हैं, जी का- एक्चुअल एक्टर ही अखिलेश पॉलिटिशियंस यादव होते जी का हैं। जो चेहरा है वो एक ही चेहरा है। वो एक बूढ़ी माँ जिसको वो फोन करते हैं कि मैं अखिलेश बोल रहा हूँ, एक घटना हुई उनके परिवार में, हत्या का मामला था कोई, उन्होंने फोन करके कहा कि मैं आपके साथ जो मदद होगी समाजवादी पार्टी खड़ी है। कल उन्होंने जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को फोन किया, हाँ, जी सर। वो दो नहीं, वो एक ही है। वो समाजवादी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी से बाहर भी जो नौजवान उनको जानते हैं, जो लोग भी उनसे जुड़े हैं, बड़े बुजुर्ग जुड़े हैं, अगर बड़े बुजुर्ग उनसे मिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं। कोई महिला मिलेगी तो उसे लगेगा कि मैं अपने सगे भाई से बात कर रही हूं। हम सब मिलेंगे तो हमें लगेगा कि ओह, हम तो 6 महीने के लिए चार्ज हो गए। तो वो जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है। और इसलिए हम सब लोग पूरे यूपी में जो भी लोग उनके साथ देश भर में काम कर रहे हैं, हमारा सपना यही है कि हमें 2027 में इस विजनरी, प्रोग्रेसिव, हार्डकोर सेकुलर लीडर की जरूरत है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए हम सब लोग उनको देखना चाहते हैं। और उसी दिशा में छोटी से छोटी, चाहे पार्टी की फाउंडेशंस हों, पार्टी के कॉल्स हों, चाहे SIR का पूरा कैंपेन चल रहा है, या टेलीविज़न पे हम लोगों की जैसे ड्यूटी है। आप
ख्याल करें, अगर आप तो मीडिया बैकग्राउंड से आपका बहुत बड़ा नाम है, कि पहले नेशनल पार्टीज में स्पोक्स पर्सन में कांग्रेस बीजेपी में बात खत्म हो जाती थी। आज अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके बगैर भारत में कोई डिबेट कंप्लीट नहीं होती है। ये हमारे नेता का विजन, ये उनकी सोच, ये उनकी प्लानिंग और ये उनकी दूरंदेशी और जो हम सबकी ट्रेनिंग्स हैं, एंड वेरी डिसिप्लिन ट्रेनिंग। लेकिन जब उनका परफॉर्मेंस का एक रिपोर्ट कार्ड देखा जाता है 22 में, क्योंकि फैमिली साथ में थी, तब हमने देखा कि ठीक है सरकार बनती है, 224 सीट्स आई थी, लेकिन 17 में बिखराव हुआ, 14 हारे, 17 में बिखराव हुआ, पार्टी बुरी तरह से हारी, 19 की परफॉर्मेंस भी वैसी ही ख़राब रही, बीएसपी के साथ आए, सिर्फ 5 सीटें आई, तब भी हारे, 22 हारे, 24 में 37 एमपीज है आपके पास जब आप इंडिया अलायंस में आते हैं, और तब तक 2 टर्म्स में बीजेपी का जो एक होता है एंटी इनकम्बेंसी होती है वो आ चुकी थी। तो अब इंडिविजुअली अगर अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए मुलायम सिंह यादव जी से थोड़ा सा इधर हटा के या फैमिली की स्ट्रेंथ को हटा के, तो क्या बहुत सक्सेसफुल नज़र आता है? देखिए, कभी भी वालदैन से जो हमारी कंपेरिजन्स होते हैं वो बड़े ही गलत होते हैं। हम हमेशा हमारा कंपेरिजन जो है हमारे वालिद से किया जाता है कि बाप कैसे हैं और बेटे कैसे हैं। ये 2 अलग अलग जनरेशन्स हैं, 2 अलग अलग नए ज़माने की सोच है, नई सोच है। हमने कहा था नई सपा है, नई हवा है। तो उस नई हवा में, नई सपा में आप देखिए कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट शेयर कब आया? 2022 में। 2022 में तो समाजवादी पार्टी की हुकूमत बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से वोट चोरी करने का काम, चोरी तो पकड़ी गई थोड़ा सा बाद में बाई इलेक्शंस में, लेकिन 2022 में आप ये सोचिए कि समाजवादी पार्टी 89 सीट्स पर, हम 150 वोट से हारे हैं, हम 400 वोट से हारे हैं, हम 600, 800, 2000, 4000, 5000, 6000, 89 सीट्स पर, जो कि तकरीबन 110-11 सीटें और प्लस अलायंस के दोस्तों की थी, तो फुल फ्लेज हुकूमत थी। लेकिन उसके बाद जो हमें लगा कि जहां हम सब वर्करों में भी हमें भी जो खामियां हैं, वो क्या खामियां हैं, और जो बीजेपी आरएसएस चाहती है, हर वोट को वो इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग के जरिए कब्जा करना चाहती है। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस पूरे चैलेंज को समझा, उसको हमने रेक्टिफाई किया। हमने क्या क्या रेक्टिफाई किया है ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि वो पूरी तैयारी हमने करी, जिस तैयारी की बुनियाद पे 2024 में समाजवादी पार्टी भारत की संसद की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब हम सपा की हिस्ट्री देखते हैं 92 के बाद, 93 में बीएसपी से अलायंस ठीक है बहुत ज़्यादा चला नहीं, कांशीराम जी के साथ जब आए थे, उसके बाद 2003 बीजेपी बीएसपी साथ आ जाता है, लेकिन फिर जो है मुलायम सिंह यादव सरकार बना लेते हैं बीजेपी के सपोर्ट से। 2014 में कांग्रेस के साथ अलायंस रहता है, परफॉर्मेंस ख़राब। उसके बाद 19 में भी यही, आप आ जाते हैं एसपी बीएसपी, परफॉर्मेंस ख़राब, वोट शिफ्ट ही नहीं हुए। एसपी के वोट तो गए बीएसपी में, बीएसपी 10 सीटें ले आई, लेकिन एसपी को कुछ नहीं मिला। 17 में कांग्रेस के साथ 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई। 22 में अलायंस में आए आप, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, 125 सीटें टोटल आई थी, 111 समाजवादी पार्टी की, 24 में 37 सीटें, ठीक है। जब अलायंस सूट नहीं करते एज पर डाटा, फिर भी अलायंस क्यों, ज़रूरी है मजबूरी? देखिए, एक बात तो ये बात समझ लीजिए कि 2014 के बाद पूरे देश को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक नौजवान मुख्यमंत्री को ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग 14 में आए हैं जल्दी नहीं जाएंगे। और बिगर अलायंसेस का मतलब सिर्फ सीटों की बात नहीं होती है, समाज के भी अलायंसेस होते हैं। समाज का भी आपस में कॉमन जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, कॉमन जो हमारे ड्रीम्स होते हैं। तो जैसे आपने बात करी मरहूम नेताजी की और काशीराम जी ने मिलकर जो है एक बार गठबंधन किया था। गठबंधन क्या था? गठबंधन था कि 92 के बाद से, बाबरी मस्जिद के बाद से जो पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों का उभार आ रहा था, कैसे उस उभार को तोड़ने के लिए
काशीराम जी की साथ गठबंधन हुआ, हम्म, गठबंधन अलग हो गए, रास्ता अलग हो गया। लेकिन ये बात मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को समझ में आ रही थी 2019 का जब गठबंधन हुआ कि जो इस मुल्क में अंडर अटैक्स लोग हैं वो कौन है। सबसे पहले तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बनाया, और उनसे जुड़ा समाज जो हमारा बेसिक प्रेम्बल है, ठीक है। इक्वालिटी, समानता, तो उसका जो सबसे ज्यादा हमला है वो भारत के दलित समाज पे है, अनुसूचित वर्ग पे है, मुसलमानों पे है, अन्य पिछड़ा वर्ग पे है, महिलाओं पर है। तो 2019 के लिए मेरे नेता अखिलेश जी को समझ में आया कि हम सब लोगों को मिल के काम करने की जरूरत है। और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा सा महाज बने, सीटें इनको भी दे दो, इनको भी ले आओ, इनको भी ले आओ, इस समाज को भी थोड़ा खड़ा करो, राजभर जी को भी थोड़ा मदद करो, इनको भी बैक करो, इनको भी खड़ा करो, निषाद समाज को भी एमपी बना दो। पर मुस्लिम लीडरशिप मत दो। मुस्लिम नहीं, लीडरशिप मुस्लिम का है पूरे सपा में। मुल्क में, पूरे बट मुल्क समाजवादी में, पार्टी तो देखिए, डिफरेंट है ना। समाजवादी नेतृत्व कह सकते हैं। आजम खान साहब से लेकर एक बहुत लंबी लिस्ट है। आप नवाब इकबाल साहब, अभी आप सर शाहिद मंजूर साहब, प्रेजेंट प्रेजेंट में बताइए आप। प्रेजेंट में मैं बता रहा हूँ आपको, प्रेजेंट में बता रहा हूँ। आदरणीय आजम खान साहब, नवाब इकबाल वो तो साहब। जेल में है अभी, उनका कोई भविष्य नहीं बता। भविष्य क्यों नहीं है? समाजवादियों का नारा था एक पैर रेल में एक पैर जेल में। तो हम ये माने कि 27 में वो बाहर वो आ रहे हैं, हमारे आप ये नेता हैं, announcement कर रहे हैं। उनकी कयादत में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उनकी निगाहों के सामने मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और वो मंत्री बनेंगे। बेशक ये तो पार्टी के बड़ों का फैसला है, बड़े लोग जाने इसके बारे में। बट मेरा आपसे ये कहना है कि नवाब इकबाल साहब से लेकर शाहिद मंजूर साहब से लेकर एक बहुत बड़ी क़यादत, आप यंग चेहरों में आ जाएं तो ख़वातीनों में आप देखिए कि इकरा जीत की आई कैराना से, आज पूरे देश दुनिया में उनका नाम, समाजवादी पार्टी और उनका नाम जोड़कर पूरे देश में लोग उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं। एक्सेप्ट और इकरा। हमारे जौनपुर में सोचिए वो एक नौजवान प्रिया सरोज आई, एनजी सरोज साहब के बेटे, तो मोस्ट यंगेस्ट एमपी। जो नेताजी हमेशा कहते थे कि मैं समाजवादी पार्टी को बूढ़ा नहीं होने देना चाहता हूँ। आज देखिए कि उनके बेटे ने, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी को बिल्कुल यंग बनाए रखने में, चाहे हमारी विधानसभाएं हो, हमारा विधान परिषद हो, हमारी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और इवन राज्यसभा में आदरणीय जावेद अली खान साहब दूसरे टर्म के राज्यसभा एमपी हैं। जामा मिलिया इस्लामिया की बहुत बड़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से वो आए। लेकिन हम अपने आप को, हम समाजवादी पार्टी के लोग आइडेंटिटी से हम जोड़कर अपनी सियासत को नहीं करना चाहते। लेकिन आप उससे भाग भी नहीं सकते ना। सी अगर मस्त सुनिएगा, अभी आप सपा की बात करते, महाराष्ट्र में क्या हुआ, AIMIM ने बेस्ट परफॉर्म किया वहाँ पे एज कम्पेयर टू समाजवादी पार्टी, और दोनों का वोट शेयर देख लीजिए और दोनों की परफॉर्मेंस देख लीजिए, तो आज सपा बहुत पीछे है उससे, है ना, एटलीस्ट महाराष्ट्र में भी। उसका जवाब सिर्फ इतना है, हाँ, कि जो बात मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी कहते हैं कि आज के समय पे अगर आप मिल के काम नहीं करेंगे तो ना आप कहीं करेंगे ना हम कहीं करेंगे। तो हरियाणा में अगर आप मिल के काम करते तो आज वहां पे बीजेपी की हुकूमत नहीं होती। महाराष्ट्र में अगर आप मिल के काम करते, एक ब्रॉड अलायंस में, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश जी का मॉडल है ब्रॉड अलायंस बनाने का, अगर आप महाराष्ट्र में काम करते तो आज वहां पे बीजेपी की हुकूमत नहीं होती। तो ये कांग्रेस के लिए और अलायंस की पार्टी के लिए मैसेज है। कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी अगर बेहतर होता कि बिखराव वोटों का नहीं होता, एनसीपी, कांग्रेस, सभी लोग मिलकर काम करते और इस मकसद के लिए काम करते कि हमें समाजवादी झंडे के लिए काम करना है, हमें गरीब गुरबा लोगों के लिए काम करना है, तो आज वहां पे हो सकता है कि हालत बहुत बेहतर होते। तो मैसेज साफ है कि आप अगर पूरे मुल्क में, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, असम का चुनाव आ रहा है, अगर आप मिल के काम नहीं करेंगे, आपके अंदर कहीं पे भी अहंकार होगा कि आप बड़ी पार्टी हैं, आप छोटी पार्टी हैं, आप कौन हैं, तो आप बीजेपी आरएसएस से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये मैसेज कांग्रेस पार्टी को है खासकर, क्योंकि अलायंस में तो आप 27 में आने वाले हैं। मोटी सी बात यही है, हम तो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी ने हम सबने सही हमेशा साफ कहा है, 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और भी जो लाइक माइंडेड
पार्टियां हैं उनसे भी हमारी पार्टी का जो अलायंसेस में शामिल हैं वो भी साथ में आएंगे। इज देयर एनी चांस कि AIMIM आ जाए? देखिए दरवाजा इसके खुला बारे है? में इंडिया अलायंस में तो ऐसी कोई बात अभी कहीं है नहीं। ठीक है। जब ये बात होगी तो ये बड़े लोग तय करेंगे इंडिया अलायंस की पार्टीज में। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुसलमानों की जो उनका जो विश्वास है, उनका जो अकीदा है, उनकी जो यकीन है, वो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पर है। अब वो हो सकता है AIMIM की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखिए हम साबी मतलब देश में जो भी पार्टियां हैं ज़ीनत साहिबा, जो इलेक्शन कमीशन में बनी हुई हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है, ठीक है। उन्हें अपने डेमोक्रेटिक राइट से चुनाव लड़ने के, हम उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहते नहीं, हैं। ठीक बट है। हमारा ये मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, अनुसूचित वर्ग, मुसलमान, मैं आपको कह रहा हूँ ब्लाइंडेड 99% वोट्स समाजवादी पार्टी को, इंडिया अलायंस को जाएंगे। ठीक है। आपने कहा, अब कई बार कहा कि अखिलेश यादव जो हैं वो 27 में चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। अभी SIR हुआ है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 2.89 2 करोड़ 89 लाख वोट्स कटे हैं। ये किसके कटे हैं? देखिए मैं आपसे सबसे पहले तो ये रिकॉर्ड के लिए कहना चाह रहा हूं कि 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। अब ये जो उनका रथ है, अब ये जो उनका मिशन है, स्टेप बाय स्टेप कैसे तोड़ा जाए, ये उसका SIR एक स्टेप है। SIR में आप क्या कर रहे हैं? वोट्स किसके आप काट रहे हैं? जो माइग्रेंट वर्कर हैं, दलित्स हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों के बड़े बड़े जो पॉकेट्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में, उनके वोट्स काटे गए शिफ्ट के नाम पे, फॉर्म नहीं लौटा उस नाम पर। तो इसलिए मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस बात को बीजेपी RSS की चाल को समझते हैं और वो जानते हैं कि जो हमारा वोट है, PDA का वोट जो काटा जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने अलग से BLA बनाया। फिर हमने उसके बाद पार्टी ने तय किया कि PDA प्रहरी बनाए गए, SIR के इंचार्ज बनाए गए और उसके मल्टी लेयर उसके काउंटर चेक्स हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि एक जिले के वोट दूसरे जिले में जोड़े जा रहे हैं। नई नई बातें इसके अंदर आ रही हैं। अभी तो आपने लोगों को नोटिस भेजना शुरू किया है। सवाल यह है कि आप कितने लाख लोगों को नोटिस भेजेंगे, कितने लाख लोगों के फॉर्म आप वापस लाएंगे। तो सीधे सीधे यह है कि बीजेपी RSS उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आबादी को जो वोटिंग राइट्स, आप सोचिए कि वोटिंग राइट्स के लिए लड़ने में पूरे दुनिया में कितने बड़े दशक लगे कि हर कोई डेमोक्रेसी में भागीदारी कर सके, तो बीजेपी RSS उससे भी उसको बेदखल करना चाहती है। सो वी आर कंसर्न और हम उनके इलेक्शन कमीशन के एक एक हथकंडे को हम समझ रहे हैं, हम नजर रख रहे हैं और हम उस पर लड़ेंगे। तो SIR बड़ा मुद्दा बनेगा। जैसे आपने वोट चोरी का जिक्र किया 2022 में, 22 के इलेक्शन में, 27 में भी, हालांकि बिहार में नहीं बना। और मैंने देखा अखिलेश यादव को, वो छपरा में थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी रैलीज को भी कवर किया और बहुत मास गैदरिंग नज़र आती थी। ठीक है, लेकिन वो वोटर में शिफ्ट नहीं हुई। भीड़ आपको वोट दे, ये दो अलग चीज़ें हैं। तो हमें मान के चलें कि ऐसा नहीं होगा 27 में। देखिए मार्जिन, बिहार के मार्जिन बहुत कम, ठीक है। लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी बिहार में जिन जिन सीट्स पे गए, उनको सुनने के लिए 15-15 किलोमीटर लोग खेतों से आए हैं चलकर उनको सुनने के लिए। और पूरे बिहार में उन्होंने वहां के लोगों को जागरूक करने का काम किया। ठीक है, रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको लेकर आदरणीय तेजस्वी जी और पूरी पार्टी, कांग्रेस, सब लोग इस मंथन में लगे हुए हैं कि इस बात को समझा जाए कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2024 का जो वोट शेयर है, जो रिजल्ट है, और बीजेपी RSS का जो उत्तर प्रदेश में हाल है, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधे बर्बाद किए जा रहे हैं, जिस तरह से एक एक मंत्रालय में भ्रष्टाचार, लूट, आप सोचो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर KGMU में फोन करता है, वो एक मरीज दिखा नहीं सकता। जितने भी अस्पताल समाजवादी सरकारों में बने, आप कैंसर हॉस्पिटल चले जाइए लखनऊ के, दवा नहीं मिलेगी आपको वहां पर।
डॉक्टर नहीं मिलेगा, जबकि रोजाना जब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल आदरणीय अखिलेश जी ने बनाया तो उनका मकसद ये था कि यूपी के लोगों को इसके लिए बाहर दर दर भटकना ना पड़े। बट आज डॉक्टर नहीं। क्यों नहीं डॉक्टर? क्या नीट के जरिए हम डॉक्टर्स पैदा नहीं कर रहे हैं? सरकार की मंशा नहीं है। सरकार चाहती है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं बंद हो जाए। और आपने जम्मू एंड कश्मीर में एक माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज भी बंद कर दिया। आप सोचिए कि अस्पतालों को बनने के लिए पहले लोग 10-20 साल क्षेत्र के लोग संघर्ष करते थे, आमरण अनशन होते थे, गोलियां चलती थी कि हमारे यहां हॉस्पिटल बनाओ। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये चाहती है कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो बंद हो जाए और प्राइवेट बड़े बड़े जो मशरूम करने वाले जो लोग इनको चंदा देते हैं बेल बॉन्ड के जरिए वही रहें। और जो एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का है, आप जीनत साहिबा सोचिए कि वो 80% तबके के लोग कहां जाएं। जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो ये तय हुआ कि दवाई, पढ़ाई और कमाई इसका जिम्मा हुकूमत लेगी। राम मनोहर लोहिया से लेके केजीएमयू में 1 रुपए के पर्चे पे, 1 रुपया का पर्चा होता है कंसल्टेंसी फी, जो आज 100 रुपये कर दिया गया। आप हमें बताइए कि राम खदेरन और फिज्जू मियाँ और जुम्मन मियाँ 100 रुपये कहाँ से लेके आएंगे? जो गोरखपुर से लटक के आ रहे हैं, जो जौनपुर से लटक के आ रहे हैं, जो झांसी से लटक के आ रहे हैं, वो पीजीआई में या केजीएमयू में या आरएमएल में अपना इलाज करा लेंगे। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं, इसने काम बोलता है जो स्लोगन था वो हेल्प नहीं की समाजवादी पार्टी को। आपने देखा होगा इलेक्शन में ना, उसका कोई बहुत बेनिफिट मिला नहीं, चाहे वो लैपटॉप योजना हो। तो क्या वाकई जनता बेसिक नीड्स पर वोट करती है? देखिए जनता SIR के लिए आप बहुत अलर्ट हैं। फॉर्म 6-7-8 की मैं बात करूं, क्या जनता उतनी जागरूक है? एक अर्बन पॉपुलेशन होती है, एक रूरल पॉपुलेशन होती है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फर्क भी है। ये सब कैसे बैलेंस होगा? समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है उस हिसाब से, अगर आप मुझे शॉर्ट में बताएं इसे। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, बहुत भोले वाले लोग हैं। और 2017 में मुजफ्फरनगर की कैंपेन को लेकर समाजवादी पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बहुत कैंपेन चलाया गया। और लेकिन 3 सालों में जो काम हुआ था, आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में किसी भी इमारत पर आप उंगली रख दीजिए तो वो समाजवादी सरकार में बना होगा। आप रिवर फ्रंट जाइए, लखनऊ के कभी भी जाइए, आप जनेश्वर मिश्र चले जाइए, आप पार्क चले जाइए, आप JPNIC चले जाइए, आप कैंसर हॉस्पिटल चले जाइए, और पूरे जो पुराना लखनऊ था हमारा, पुराना लखनऊ, रूमी गेट का मकबरे का पूरा इलाका, कैसे उसको उसी हालत में रिस्टोर किया जाए जिससे उसकी सैकड़ों साल की जो खूबसूरती है, भव्यता है, वो खत्म ना हो, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो। वो काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो चाहे वेलफेयर स्कीम्स का काम हो, चाहे शिक्षा का जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग का सवाल हो कि कैसे उसकी टीचर्स की जो क्वालिटी है वो कैसे बिल्ड हो, कैसे वो और अच्छी पढ़ाई बच्चों को दे सकें, और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए और स्पेशली बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होती हैं तालीम से, तो समाजवादी सरकार में 20,000 की स्कीम्स उनके लिए बनी। और ये कहा गया कि सचर कमेटी और अनाज मिश्रा कमीशन के आने के बाद कि मुस्लिम पॉकेट्स में सारी सरकारी स्कीमों के 18% जो खर्च होंगे वो मुसलमानों के इलाके में होंगे, और वो हुए, वो किए गए। तो चाहे पुलिस फोर्स के लिए जो कुछ करना पड़ा आदरणीय अखिलेश जी ने किया, 1090 महिलाओं के लिए जो कुछ करना पड़ा उन्होंने किया, और अस्पताल का तो उत्तर प्रदेश में जाल बिछा दिया। आप जौनपुर कभी जाइए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सामने, आपको लगेगा कि आप दिल्ली के मौर्य शेरेटन में आ गए। सरकारी हॉस्पिटल है, खिड़कियां उखाड़ ली गई आज की सरकार में, पढ़ाई नहीं हो रही है, OPD नहीं खोली है, दवाई नहीं मिल सकती। तो अगर पूर्वांचल का वो हमारा हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज अब तक खुल गया होता तो पूरे जौनपुर को, बनारस को, बलिया को, गाजीपुर को KGMU PGI नहीं आना पड़ता। लेकिन इस सरकार की मानसिकता है कि जो भी काम आदरणीय अखिलेश जी का किया हुआ है, कोई भी काम हो, अस्पताल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियां हो, सब बंद होने के कगार पर है। तो हम इसलिए समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है उनको अब
खुद इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जब जिक्र करते हैं, मैं थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ पे शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि आपने कई बार अखिलेश यादव जी को सीएम बना दिया है। लेट्स सी, वो आपकी फीलिंग्स एंड वी रिस्पेक्टेड। उनकी पॉलिटिक्स में दो चीज़ें बहुत फेमस हैं, बुलडोजर एक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर। मानते हैं आप ऐसा? देखिए, हमारे पास जो सीआरपी जो आंकड़े हैं, दिल्ली के जो आंकड़े हैं, क्राइम के जो रिकॉर्ड्स हैं, एनसीआरबी के के record, डाटा, ठीक है। हमारे देश में एनसीआरबी की जो डाटाज हैं, हाँ हाँ हाँ। वो ये बताते हैं कि महासंत योगी आदित्यनाथ की सरकार में रेप के आंकड़े पूरे देश में नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है। पर हर बेटी को सुरक्षा का दावा और बेटियां गहने मैं तो पहन के एनसीआरबी निकल की बात सकती कर रहा हूँ। हैं। वो होम मिनिस्ट्री के समाजवादी अंदर में के डाटा आंकड़े तो तैयार हैं। होता ही हम दर्शकों को बता देते हैं। हाँ। समाजवादी के आंकड़े तो है नहीं। किडनैपिंग में उत्तर प्रदेश के संत महाराज की सरकार नंबर 1। बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं पे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी के मामले में नंबर 1। तो इस मामले में संत योगी आदित्यनाथ की सरकार नंबर 1 है। आंकड़े हमारे नहीं है, डीजीपी मुख्यालय के आंकड़े एनसीआरबी में जाते हैं, वही आंकड़े तो हैं। क्योंकि आपने महिलाओं के मामले में जो 1090 डायरेक्ट कंप्लेंट थी, आपने उसको थाने के जरिए कर दिया। अब थाने पे मांडवाली चल रही, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज की जो पूरी डोमिनेंस है, वो तो किसी भी महिला के खिलाफ अपराध के मामले में थाना तो मैनेज कर ही लेगा। आपको थाना मैनेज नहीं हो रहा तो भाजपा के नेता को पकड़ लीजिए। आपको फेक इनकाउंटर के मामले में पूरे मुल्क में सबसे बदनाम उत्तर प्रदेश की पुलिस, अगर आज कोई पुलिस है, सरकार है, तो उत्तर प्रदेश है। पूरे मुल्क में ब्राह्मणों के सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर्स कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में। पूरे मुल्क में अगर एक बाबा साहब अंबेडकर के समाज के नौजवान को शादी करनी पड़ती है तो उसे पीएससी लगानी पड़ती है, क्योंकि उसका घुड़चढ़ी करने का तरीका किसी दबंग जाति के लोगों को पसंद नहीं है। उन्हें पसंद नहीं है कि एक पिछड़ा समाज का पूर्व मुख्यमंत्री किसी मंदिर में जाए तो गंगा जल से उस मंदिर को धुलवाया जाता है। यही तो कंट्रीब्यूशन है योगी आदित्यनाथ जी का। आप इन्वेस्टमेंट के मामले में एक भी इन्वेस्टमेंट आप हमें पूरे सूबे में घूम के जाकर दिखा दीजिए। लेकिन आप योगी जी ने पावर प्लांट्स लगाए, बिजली के प्लांट्स लगाए, कोई फैक्ट्री लगा दिया आपने? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर ये भी तो देखता है, विदेश के इन्वेस्टर ये भी तो देखता है कि वहां के सूबे में हालात क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की हालात तो आप देख लीजिए, चरमराई हुई है। पुलिस कप्तान गैंगस्टर से लेकर, अगर आपने कोई आवाज जिले में उठा दी, 4 गैंगस्टर के केसेस आपके ऊपर लगेंगे। आप चाहे जर्नलिस्ट हैं, आप चाहे एक्टिविस्ट हैं, आप चाहे जो भी हैं। और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का आपको संरक्षण है तब तो आप कप्तान हैं, आप कुछ भी करना चाहिए। इसीलिए पुलिस फोर्स मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जानते हैं। धार्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, तो धर्म का काम हम करें। उनको सरकारें कैसे चलती हैं, हुकूमतें कैसे चलती हैं, सिर्फ पोलराइज करना समाज को। लेकिन अभी आपने, मैं एक बात नहीं जोड़ दूं मैं, हाँ। क्या समाज का खून उबाल के चौराहे पे खड़ा करके उसको कहां ले जाना चाहते हैं? आप कहते हैं हिंदू का खून खौलाना है, खौला के चौराहे पे ले जाके कहां खड़ा करेंगे? उसका सवाल तो रोजी रोटी का है, बेहतर शिक्षा का है, पढ़ाई का है, लिखाई का है, दवाई का है, इलाज का है, बेहतर जिंदगी का है, बेहतर सपने का है। तो जो खून खौला रहे हैं आप, खून खौला के आप चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन आप पूरे सूबे को, पूरे उत्तर प्रदेश को आप जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। लेकिन ठंडा भी तो कर रहे हैं शिमला बना के, उनके ही स्टेटमेंट्स है ना। हाँ, तो हो तो रहा है। देखिए ना, प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वर आनंद जी को ठंडा कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दांत चियार के बीजेपी के पास है। लेकिन वो उनसे पूछा जा रहा है कि वो शंकराचार्य हैं। शिमला तो बना दिया ना, शिमला तो बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण दांत निकाल के बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर के मामले ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ हैं। आप बुलडोजर की कार्रवाइयां या तो ब्राह्मण के खिलाफ हैं, या मुसलमानों के खिलाफ हैं, या दलितों के खिलाफ हैं, या पिछड़ों के खिलाफ हैं।
तो सवाल ये है कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान की नारा वाली ये सरकार है किसकी? हम लोग बताना चाहते हैं किसकी है। नाम तो संतों का है, काम कंसों का है। क्यों, अगर पूछ लिया एक डॉक्यूमेंट से कि भाई आप बताइए आप शंकराचार्य हैं नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति हो गई? अगर आप स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की ही बात कर रहे हैं तो, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? और मुख्यमंत्री तो कई बार कहते हैं, हम ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल में उनको देखते हैं पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि उनके दो एक किरदार, दो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, पसंद करते हैं। अगर आप आज भी उनके नाम का सर्वे करा ले तो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता किसी से कम नहीं है, और मोदी के बाद योगी ही आता है। देखिए, लोकप्रियता तो पूरी दुनिया में ट्रम्प साहब की भी है, तो ऐसी लोकप्रियता का क्या काम है? हमारा ये कहना है कि जो भी हुकूमत धर्म के नाम पे, चरमपंथ के नाम पर आती है, वो मुसलमानों का नुकसान पहले नहीं करती है। दिखती है कि मुसलमानों को नुकसान कर रही है, दिखती है कि यादवों को नुकसान कर रही है, दिखती है कि दलितों को नुकसान कर रही है, दिखती है कि पिछड़ों को नुकसान कर रही है। अब वो घूमकर आप पे आती है। आप देखिए, अब ये सवाल है कि कौन असली है कौन नकली है। तो गोरखपुर का जो मठ है, वो कौन सा सर्टिफिकेट है उसका, कौन सा डॉक्यूमेंट है उसका, कौन सी पढ़ाई है, कौन से उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं आप? कोई चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो गुस्सा है वो आज का गुस्सा नहीं है। मायावती जी की सरकार में भी गुस्सा करते थे। आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो 2015 में एक अप्रिय घटना हो गई, वाराणसी में लाठी चली। लेकिन जैसे ही आदरणीय अखिलेश जी को पता चला, उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से और उनके जो गुरु थे उनसे माफी मांगी और उन्होंने माफ किया। तो जो कुछ आप कुंभ के जमाने से लेकर हमारे उत्तर प्रदेश के शंकराचार्यों के साथ कर रहे हैं, उनसे माफी मांगिए। शंकराचार्य जी राम मंदिर में नहीं जा सकते। चारों पीठ के शंकराचार्य जी को नहीं बुलाया गया। कैसी सनातन की सरकार है, नहीं बुलाया गया ना। कोई महमूद गजनी नहीं आया। वाराणसी में 150 मंदिरें, पुरातन धरोहर की मंदिरें तोड़ी गई। किसी महमूद गजनी ने नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी? कांग्रेस और सपा भ्रम फैला रहे हैं एआई वीडियोस बना के, ये स्टेटमेंट है। वही तो हम पूछ रहे हैं। आप भ्रम फैला रहे हैं। आप हमें बताइए कि 150 मंदिरें, एक शिवलिंग का मामला काशी की मस्जिद में, काशी की मस्जिद में एक शिवलिंग का मामला आया कि फव्वारा है कि शिवलिंग है, पूरा देश जला दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ये कोई पूछने वाला नहीं है कि 150 मंदिरें किसने तोड़ी वाराणसी में। तो कॉरिडोर्स नहीं बननी चाहिए, आप कह रहे हैं कॉरिडोर्स नहीं बननी चाहिए, तो डेवलपमेंट है ना, हम जनरेशन शिफ्ट होती है तो थोड़ी एडवांस भी होती है, तो आप इसके फेवर में नहीं चाहते हैं। देखिए, वाराणसी कोई पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग नहीं है। वाराणसी हजारों हजार साल की हिंदू भाइयों के आस्थाओं का केंद्र है। हम जब कहते हैं कि वो शिव जी वहां परिवार के साथ विचरण करते थे, वो यहाँ जाते थे, वो वहाँ जाते थे, तो उनकी यादों को जो आपने क्योतो बनाने का फैसला किया था, वाराणसी क्योतो बनेगा, जापान का क्योतो शहर जो है। तो क्योतो शहर जो आप बनाना चाह रहे थे, जो आपने फंडिंग जापान से ली, भीख मांगना जापान से कि हमको पैसा दे दो, और उसको आप ठेकेदारी में खर्चा कर रहे हो। कमीशन खोरी हो रही है, पूरे वाराणसी के अंदर कमीशन खोरी हो रही है। और जिन लोगों को दाल मंडी में आपने दुकानें तोड़ी हैं, पहले तो देश के हिंदुओं को यह समझाया कि सब मुसलमान हैं, इनका हम काम लगा देंगे। अब तो सब हिंदू निकल रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिन्होंने कार सेवा में लंबा समय बिताया। तो जो पुरानी धरोहरें थी, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो स्टेट मोन्यूमेंट है यहाँ का, रूमी गेट और सारे, हमने उसको रिस्टोर करने का काम किया। जब आप जाएं तो एक धरोहर का आपको एहसास हो। आप आदरणीय मायावती जी की तरह से कंक्रीट के बिल्डिंगें बना रहे हैं वहां पे। काशी कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है। आपने वहां पर मणिकर्णिका घाट में जो आपने तोड़ाई का काम किया,
अहिल्याबाई होलकर के समाज के लोगों ने, पाल समाज के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया। आप जब धर्म के नाम पे आए हैं तो क्योतो ने भी बना नहीं पाए आप। क्योतो को तो रिस्टोर किया गया था, आपने क्या रिस्टोर किया वाराणसी में? ड्रेनेज का सिस्टम, पूरा पाइपलाइन वाराणसी का, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, ये उनके जमाने का काम किया हुआ जो कंप्लीट हुआ। उसकी फंडिंग का काम समाजवादी सरकार में हुआ। लेकिन आज आपने 150 मंदिरें जब आप तोड़ते हैं, भाई हम आप सुनते हैं ना, औरंगजेब ने इतनी मंदिरें तोड़ी, गजनी ने इतनी मंदिरें तोड़ी, हम कहते हैं गलत किया था। आज किसने तोड़ा? तो हम चाहते हैं कि धर्म जाति की जो राजनीति का उभार है, हम लोग एक विजनरी 2027 का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी समझते हैं कि युवाओं के लिए एक सपना हो, शिक्षा का एक मैदान हो, उनके ड्रीम्स पूरे हो सके। नए भारत में आज एआई का कितना बड़ा चैलेंज है। एआई को लेकर हम विजन इंडिया करके एक बड़ा मूवमेंट आदरणीय अखिलेश जी ने पूरे देश भर में शुरू किया हुआ है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। क्या हो पाएगा? क्योंकि अभी मंदिर को लेकर मस्जिद और मजारें अभी टारगेट पे हैं। संभल की कंट्रोवर्सी हमसे छुपी नहीं है और सैकड़ों मजारे मस्जिद जो है वो टारगेट पे हैं। और अभी अनुज चौधरी जो पुलिस ऑफिसर रहे हैं, आपने देखा उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की बात हुई तो जज साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। कैसे चेंज आएगा? और ये कह के कि हम इतिहास को संरक्षित कर रहे हैं, पहले ये था तो ये होना चाहिए, आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल शिफ्ट आएगा और ये इतना इजी है जो 10-12 सालों से जिसकी खेती हुई है? मेरी अपनी ये समझ है, हम सब ने 2024 का चुनाव देखा, हम सब ने अयोध्या जी का भी चुनाव देखा। भाई अयोध्या जी के नाम की ही तो आप खा रहे हैं बैठ के आज। लेकिन आपने अयोध्या जी में भी आपने यही किया था। पहले आपने जितने भी पुराने मोन्यूमेंट्स थे, 200 साल से लोग 200 साल के लोग बसे थे, आपने लोगों को उजाड़ा, आपने ब्राह्मण समाज को सड़क पे ला दिया, उसका श्राप लगा आपको। आप कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी को लाने वाले, मतलब कोई नेता श्री रामचंद्र जी को लाएगा जो कड़ कड़ में है भारत के। अभी सुना है कि वाराणसी में हनुमान जी को उड़ा रहे थे। हाँ, हनुमान जी की कंट्रोवर्सी है भी। तो जो आप उड़ा रहे थे ना, ऐसे 2027 में आपको जनता उड़ा देगी। और ये लोगों का माइंडसेट बन रहा है। अयोध्या जी के मॉडल पे पूरे 27 में उत्तर प्रदेश में सत्य, न्याय, इंसाफ का चुनाव होगा। ठीक है, मैं मायावती की बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, फिर वाइंड अप करेंगे। गेस्ट हाउस कांड बहुत बड़ी गलती साबित हुआ, क्योंकि आपने फूलन देवी को सम्मान देने की बात की थी, जिक्र किया था, नुकसान हुआ इसका। और मायावती और बीएसपी आज भी गाहे बगाहे वो एक बात आ ही जाती है। देखिए, जब उन्होंने 2019 में गठबंधन कर लिया था तो देखा जाए तो ये सब बातें तो पट गई थी। पर अभी बहुत ये सब खलिश, ये सब जो दुख दर्द का पिटारा था, सबने महसूस किया कि क्या सही था क्या गलत था। तो जब 19 में आपने गठबंधन कर लिया तो बात तो वहीं पे खत्म हो गई और दफन हो गई थी। अब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में जब कमान है इस पार्टी की, जब उन्होंने 2019 में बीएसपी को साथ में लेने का फैसला किया, तो बहुत सारे लोग उनसे कहते थे कि आप नुकसान हो जाएगा मत करिए। लेकिन आप जानती हैं वो क्या सोच रहे थे? वो सीट के बारे में ही सिर्फ सोच नहीं रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर की दुनिया पर बुनियाद, उनकी विजन पे बुनियाद, काशी राम जी का जो आंदोलन है वो बिल्कुल इस मुल्क में कमजोर पड़ गया है। मायावती जी राज्यसभा में 0 थी, लोकसभा में 0 थी, फिर भी अलायंस हुआ, कोई टिकट मांग नहीं रहा था। लेकिन 2019 में मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने ये सोचा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया मिल के काम करना चाहते थे एक समय पे, और नेताजी ने भी, काशीराम जी ने काम करना चाहा, अलायंस किया था साथ में, उनका ये मानना था कि मैं उस सपने को लेकर आगे चलना चाहता हूं। तो नुकसान हुआ, सीटों का नुकसान भले ही हुआ हो, लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान, पिछड़े,
और कुर्मी विशेषकर के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा जिस समाज का मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी में बना है तो वो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं उत्तर प्रदेश के। एक बड़ी तादाद में जो पढ़े लिखे युवा हैं दलित, उनको लगता है कि तब जो मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा था वो गलत तोड़ा तो था। आप कह रहे हैं कि पीडीए और वहीं से और निकला। उसके बावजूद भी हम सब ये ईमानदारी से कहना चाहते हैं, और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी भी, बहन जी कुछ भी कहती रहें, हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, सबका ये विश्वास है कि बहन जी इस मुल्क की बहुत बड़ी अजीम नेता है। समाजवादी पार्टी का एक बूथ वर्कर से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब उनका बहुत इज्जत सम्मान करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, चाहे हमें उनसे कोई भी मजबूरन वो हमारा नुकसान करें। लेकिन हम अनुसूचित वर्गों के सवाल पे साथ हैं, और यहीं से बुनियाद पड़ी जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जो पीडीए की एक बड़ी नीति मानी अखिलेश यादव जी ने, विजनरी आइडिया पूरे भारत को दिया हुआ है। भाई कुछ लोग अभी तूफान में उनके साथ ही हैं, उन्हें वहीं मज़ा आ रहा है, सैडिस्टिक प्लेजर में मज़ा आ रहा है। तो हम ये समझते हैं कि जो 80% आबादी है, नेताजी की जो पूरी जिंदगी है, नेताजी कभी भी यादवों के नेता नहीं रहे। नेताजी दलितों के, महिलाओं के, कुर्मी समाज के, यादव वर्ग के, मुसलमानों के, ही वॉज अ पीपल्स लीडर, अवामी नेता थे। और उतना ही प्यार जितना यादव मुसलमान करते थे उतने ही दलित भी उनको करता था, उतने ही कुशवाहा भी करते थे, कोरी भी करते थे, राजभर भी करते थे, कुर्मी भी करते थे। लेकिन टाइम सारी चेंज हो गया ना। सारी अभी राजभर 22 में साथ में आए थे, फिर वो चले गए। निषाद साहब को देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, फिर वो चले गए। तो एक शिफ्ट, पॉलिटिकल शिफ्ट तो आया, एक्सेप्टेंस का भी आप इसे कह सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि मायावती ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी उनका फिलहाल तो अब इसमें होप नजर आ रही है कि अलायंस का पार्ट बनेंगी क्या, या आपको लग रहा है कि ट्रायंगल होगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि जब तक मायावती जी सूबे में मजबूत रहीं, भारतीय जनता पार्टी को कभी इतनी ताकत नहीं मिली। हम ये समझते थे कि मायावती जी और जो ये काशीराम जी का मान्यवर का जो मिशन है, अखिलेश जी समझते हैं कि कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ती हैं, मजबूती से लड़ती हैं, तो बीजेपी आरएसएस कमज़ोर होगी, और उससे कल एक बेहतर मुस्तकबिल समाजवादियों का, अम्बेडकरवादियों का उत्तर प्रदेश में बन सकता है। लेकिन वो उस तरह से फाइट करती हुई नजर आ रही हैं क्या? अब हमें तो ये नहीं मालूम कि क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं फाइट करती हैं, वो क्यों नहीं लड़ती हैं। लेकिन हम लोग उनकी समाजवादी पार्टी के लोग उनकी बहुत बेइंतहा उनका एहतराम करते हैं, बेइंतहा उनकी इज्जत करते हैं। और अभी गठबंधन में लेने की तो कोई बात नहीं है, और हमारा ये मानना है कि जो गठबंधन इंडिया अलायंस का है, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की क़यादत में उत्तर प्रदेश का जो इंडिया अलायंस है, हम सब चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस उसमें प्रमुख सहयोगी दल है। सब लोग मिलकर, और भी जो छोटी पार्टियां हैं, साथ में लेकर काम करके हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा जाए। व्हाट अबाउट आकाश आनंद, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर? जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हाल फिलहाल में हुई, थोड़ी पावर देना, फिर ले लेना, फिर डिस्प्यूट्स, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, या लीडरशिप, सेकेंड लीडरशिप तैयार हो गई है उधर? देखिए, भारत में अगर आप आदरणीय अखिलेश जी हमेशा युवाओं को बहुत पसंद करते हैं, और जब अच्छे समय पे आकाश आनंद का भी बहुत उनका अच्छा वेवलेंथ रहा, और आप पूरे देश में देखिए एक यंग ब्रिगेड, 24 में ही डिड वेरी गुड, यंग ब्रिगेड आपके सामने है, और आदित्य ठाकरे हैं, बहुत नौजवान, बहुत अच्छा महाराष्ट्र में कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। अब कुछ बातें उनकी हो सकता है कि किसी को बुरी लग जाती हो, नहीं, उनकी बुआ को ही बुरी लगती है, मायावती जी को बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है ये तो हम नहीं जानते हैं, बट वी होप कि आकाश इज अ फ्यूचर। और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको बहुत मोहब्बत करते हैं, और हम ये समझते हैं कि भविष्य में ऐसे यंग लोगों को और पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को ताकत देने का काम किया। आपने एक बात कही थी, मेरा सवाल उसी से है कि अखिलेश यादव ये ड्रीम करते हैं, जिस तरह से कांशीराम और लोहिया जी ने एक कमज़ोर तबके की आवाज़ बनने की कोशिश की, वो कोशिश चंद्रशेखर रावण भी कर रहे हैं।
तो उनके लिए अब हालांकि वो मायावती की भी बहुत चिंता करते हैं और फिर उसी वोट को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अभी तो खैर नगीना तक ही हैं, बट वो ऑलमोस्ट हर इश्यूज़ पर बोलते हैं। सो व्हाट अबाउट चंद्रशेखर? देखिए, मैंने कहा ना कि जो एक बहुत अच्छी कोशिश हुई थी जब आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी साहब आए, तो वो उनको लेकर समाजवादी पार्टी में आया करते थे और हमने ये पूरी कोशिश करी थी कि वो भी साथ में काम कर सके उस समय। ठीक, ये जो भी कब की बात हुई? 2022 की बात। 22 की बात, ठीक है। लेकिन शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस, बहुत उनके high थी। एम्बिशंस बहुत हाई हैं, तो वो बात तब बन नहीं पाई थी। बट अभी तो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में जो पार्टियां आपको दिख रही हैं, उतने ही लोग काम कर रहे हैं। भविष्य में पार्टी का नेतृत्व इंडिया अलायंस की लीडरशिप तय करेगी कि और कौन लोग इसमें साथ में आएंगे। एंड व्हाट अबाउट राहुल गांधी? जिस तरह से मैंने अखिलेश यादव का पूरा कार्ड रखा था सक्सेस रेट, सेम विद राहुल गांधी। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रहता है कि आप कहते हैं कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर अगर बनते हैं यहाँ पे, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश में। देखिए, सबसे पहली बात जो ईमानदारी की ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने, भारत में चुनाव नहीं होंगे, 29 इलेक्शन नहीं होगा। क्या होगा भविष्य में? देखिए, आप बीजेपी के बारे में, बीजेपी जो कुछ भी करती है वो आपको बता के नहीं करती है, लेकिन आपको हमेशा एक शॉक देती है। अरे ये हो गया, ये भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, कोई बात नहीं, पहले भी ऐसा था वैसे भी हो जाएगा। तो वो जो एक न्यू नॉर्मल हर चीज का बना दिया गया है भारत के अंदर कि बीजेपी कुछ भी करेगी, एक्सेप्टेंस है, और आपको लगेगा कि अरे ऐसे अचानक कैसे हो गया। तो 2027 के बारे में हमारा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी, हम सब लोग एक जंग की तरह से काम कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों लीडरशिप हमारी जेल में है, नीचे से लेकर ऊपर तक, सिर्फ इसलिए कि बीजेपी आरएसएस के सामने कोई भी समझौता करने को कोई तैयार नहीं है। आपने बात आदरणीय राहुल जी की करी, तो मैं जब मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी और राहुल जी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो प्रयागराज की रैली याद आती है 2024 की, जब वो दोनों जहाज से उतरे और उन्होंने कोशिश किया कि जनता के बीच में पहुंच जाएं, तो पहुंचे और मंच का ना पता था ना सिक्योरिटी का पता था। इतना ज़्यादा उनको दोनों को लेकर प्रयागराज की पूरी जनता का जो प्रेम उमड़ा, उसमें मुझे, हम सब समाजवादी वर्कर्स को एक भविष्य देखा कि कम से कम ऐसे दो नेता तो हैं जिस पे भारत भरोसा कर सकता है। आदरणीय राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, चुनाव की यात्रा नहीं थी ऐसा हम सबको लगता है, वो भारत को जगाने की यात्रा थी कि भारत की पहचान क्या है, भारत के लोग क्या है, भारत की विषमताएं क्या है, भारत की हमारी खूबियां क्या हैं। तो उन्होंने एक लोगों में एक नई हवा पैदा करी। और मैं जब भी अपने दोनों बड़ों के बारे में सोचता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये दोनों साथ मिलकर भविष्य में इन्होंने काम किया, आप देख लीजिएगा कि भारत इन दोनों के साए में ही खिल के आगे बढ़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा होगी, लेकिन भारत जगाने की कोशिश मैं कह सकती हूँ जो आप कह रहे हैं वो रिजल्ट्स पे नहीं आई। और आपने प्रयागराज की क्राउड की बात की, सेम वो गांधी फैमिली की अपनी एक लेगेसी है, एक ग्लैमर है, लोग देखना चाहते हैं और बहुत बड़ी जनरेशन जुड़ी हुई है। तो हाँ, तो और प्रयागराज से नेहरू जी वहीं से रहे हैं, पूरी एक हिस्ट्री है उनकी पूरा। तो वो एक है कि ठीक है, फोर फादर्स रहे हैं, तो भीड़ आती है, एक बार देखना चाहती है गांधी फैमिली को। मुलायम सिंह यादव जी को लेके जो प्यार है तो अखिलेश यादव को, लेकिन वो वोट में शिफ्ट नहीं हो रही ना। लास्ट में तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर रहा है यही इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट तो हुई ना। देखिए, आप 2024 की बात कर रहे हैं, जब राहुल जी और आदरणीय अखिलेश जी प्रयागराज गए तो कांग्रेस तो वहां थी ही नहीं लोकसभा में, कई मतलब दशक से हार रही थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट ज्योति रमन साहब के बेटे वहां से उज्जवल रमन जी कांग्रेस के सांसद बने। तो हमारा ये कहना है कि जब हम इन दोनों के बारे में सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि नाउमीदी कुफ्र है। हम ये समझते हैं कि भारत में इस टूटते हुए लड़खड़ाते हुए लोकतंत्र में अगर कोई उम्मीद की शमा रोशन हो सकती है, अगर हम ये सोच सकते हैं कि अपना कुछ 5-10 साल लगाने के बाद कि कल भारत में कोई बदलाव होगा, भारत में
नए सिरे से जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की लीडरशिप का जो ख्वाब था, बाबा साहब का जो ख्वाब था संविधान का, कल अगर एक कोई नई सुबह आ सकती है, तो मैं आपको जीनत जी आज आपके इसको आप नोट करके रखिएगा कि हमारे इन दोनों लीडरशिप की दोस्ती साथ निबाह की बुनियाद पे ही कल भारत आज़ाद होगा। ठीक है, तो मैं आपकी बात को मानूं या आप ये खुद बोल देंगे कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, आपको हैरत होगी, आपको बहुत हैरत होगी, आप जब मिलेंगे कभी भी आदरणीय अखिलेश जी से या राहुल जी से, या इवन जब इंडिया अलायंस का फाउंडेशन हुआ, आदरणीय राहुल जी ने क्या कहा कि ना वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, ना वो कन्वीनर के कैंडिडेट हैं, ना मेरे नेता अखिलेश जी ने पहले कहा था इस बात को कि वो किसी पद के लिए ना इंडिया अलायंस में है, ना उत्तर प्रदेश की किसी लड़ाई। आप बच रहे हैं सवाल का जवाब देने नहीं से। नहीं नहीं, आप बच लिटरली आप आंसर नहीं अच्छा आप आंसर हाँ या ना देना था, बस हाँ या ना। किसी भी देखिए, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, बिहार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो तेजस्वी यादव ने ओपनली कहा था कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हमारा ये कहना- मैंने अखिलेश यादव जी की जुबान से अभी तक नहीं सुना है। एंड सेम आप मुझे इतने मैं सारे आपसे- एग्जांपल्स दे रहे हैं बट आप बच रहे हैं इससे। अच्छा, आप ये बताइए। तो आप मुझे कह सकते हैं कि पास कर दो इस नहीं सवाल नहीं, को। आप ये बताइए कि यूपीए 1 में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन में थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन से कांग्रेस की हुकूमत बनी। कांग्रेस पूरे देश में आज एक कमजोर पार्टी है, सीटें कम है उसकी, और पूरे तरीके से उनके ऊपर अटैक्स है किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। मैं ये समझ रही हूँ आपकी बातों से कि इट मीन्स कि जब यूपी में अगर आप लोग अलायंस में आते हैं, स्टिल क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं इमरान मसूद के बहुत सारे स्टेटमेंट सुनती हूँ, आ ही जाते हैं कहीं कहीं से, तो अपर हैंड जो है वो समाजवादी पार्टी का रहेगा। बार्गेनिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को दबा के ही होने वाली नहीं, है। नहीं, ये मैं आपकी बात से समझ नहीं गई। नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस की फाउंडेशन में ये बात तय हो गई थी। अब अलायंस के तो देखिए, जब आप सुनिए, बिहार लड़ेंगे, अब अगर आप अलायंस की बात करें, नीतीश कुमार ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, आज वो कहाँ बैठे हुए आप हैं? समझ रहे हैं? हाँ, मैं उन नेताओं की बात नहीं कह रहा हूं जो गठबंधन में कोई दरार डालना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल था। सुन लीजिए ना, नहीं सिंपल नहीं है ये, बहुत सिंपल ये सा इतना सवाल सिंपल था। नहीं है, इतना सिंपल नहीं आप है। किसी कांग्रेसी से पूछ लो, हर दिन पोस्टर लग जाते हैं कि राहुल गांधी मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा आप बच रहे बताइए, हैं। अच्छा बताइए, मैं अपनी पार्टी में हूं, मैं अपने नेता के बारे में कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर वो अपनी पार्टी के नेता के बारे में कहना चाहते तो उसमें गलत क्या है? तो आप अलायंस में हैं, या आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव अच्छा ये बताइए, PM material अच्छा है? ये बताइए कि भविष्य में पास्ट में जो भी प्रधानमंत्री बने पहले से तय थे? नंबर 2 क्या सीटों पे तय था? ये आप डिप्लोमेटिक, नहीं तय था। इट्स अ डिप्लोमेटिक नहीं नहीं नहीं, मनमोहन सिंह जी का बनना तय था। इट्स अ डिप्लोमेटिक आंसर। मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, अभी आप उसको पास कर सकते हैं, आई विल रिस्पेक्ट। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये दो जो बड़े नेता हैं हमारे, ये भारत के फ्यूचर है। ठीक है, मैं आपकी, और इनके निबाह से, मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूं, आप निबाह प्रधानमंत्री कह से रहे हैं, बड़ी तो बात कह रहा आपको हूं, ये डाउट क्यों है कि निबाह नहीं होगा? प्रधानमंत्री से बड़ी Why बात you're कह रहा हूं doubting? मैं, Why you're प्रधानमंत्री से doubting? बड़ी, कि अगर आपको मुल्क को रिक्लेम करना है, स्वतंत्रता आंदोलन आइडिया ऑफ इंडिया को रिक्लेम करना है, तो इन दोनों का साथ में चलना। और जो लोग भी इन दोनों के रिश्तों में जहर डालना चाहते हैं, ना वो समाजवादी पार्टी के ना वो कांग्रेस के, मैं आपको ये भी कह देना चाहता हूं साथ में। तो हम ये चाहते हैं कि मिलकर समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बने, और सूबे में, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, तो आदरणीय अखिलेश जी की क़यादत में चुनाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में जो चुनाव हुआ वो आदरणीय तेजस्वी जी की क़यादत में हुआ, क्योंकि वहां की सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी जी की है, और हरियाणा में हुआ तो कांग्रेस की हुकूमत में हुआ। तो इसी तरह से, इसका आंसर आप, इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, हम लोग सब लोग मिलकर अब मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। एक किस्सा बहुत छोटा सा, 2 मिनट में वाइंड अप करती हूँ। एक किस्सा, क्या ऐसा हुआ था कि लालू प्रसाद यादव जी की वजह से मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे? कुछ ऐसा हुआ था? आप सपा में हैं तो अंदर से आप बता सकते हैं, क्या हिस्ट्री है? देखिए, अब ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, उसका आज करने का कोई मतलब नहीं है। हम सब बस ये समझते हैं कि आदरणीय अखिलेश जी में और तेजस्वी जी में सगे भाइयों सा रिश्ता है। ठीक है, और दोनों में एक बहुत विश्वास, तेजस्वी जी बहुत सारी बातों पे अखिलेश यादव जी से
सलाह मशवरे बड़े भाई की तरह से लेते हैं, और आप जो पिछली बातें जो गुजर चुकी हैं, आज जो भारत के सामने जो चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है वो बहुत बड़े हैं। लेकिन बहुत फनी इंसिडेंट भी है। अब तेजस्वी और तेज के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई और तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के साथ वीडियो कॉल पे बातचीत होती है, बाद में वो ब्लॉक कर देते हैं। वो क्या था, मतलब बहुत फनी था वो, एक छोटा सा एक बीच का पार्ट जब उनकी कुछ मैंने आपसे पर्सनल जब ये चीजें कह चल रही दिया थी। कि उन दोनों के बीच में भाइयों सा रिश्ता है, तो भाइयों के रिश्तों में और तेज प्रताप जी को अखिलेश जी बहुत चाहते हैं, वो ब्लॉक कर बहुत दिया था मानते तेज हैं। प्रताप यादव ने अखिलेश यादव को। और तेज प्रताप जी ने कोई ऐसी ब्लॉक करने की बात आई, तो कभी कभार होता है कि हम अपने वालिदैन से या किसी से, भाई बहन से, सगे भाई से कोई बात से सहमत असहमत होते हैं तो हम कर देते हैं। वो उनका बिल्कुल निजी रिश्ते की बात है, निजी रिश्ते का मामला। अभी अपर्णा यादव बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और आप क्योंकि बहुत करीब रहे हैं, तो ये सडन कोई विस्फोट हुआ है या पहले से कुछ ऐसा चल रहा था? देखिए, ये तो बहुत ही निजी पारिवारिक विषय है, और हम लोग राजनीति में कभी भी किसी के भी निजी रिश्तों के बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, चाहे वो किसी की भी बात हो, चाहे वो बीजेपी से जुड़ी बात हो, किसी की भी बात हो। और हमें लगता है कि सार्वजनिक जीवन में हमें इस तरह की बातों से, जो निजी जिंदगियों से जुड़ी हुई हैं, हमें उससे बचना चाहिए। लेकिन एक 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 सिचुएशन ऐसी आती है, 17 से पहले फैमिली का डिस्प्यूट देखा, उसका नुकसान हुआ। 22 में मुलायम सिंह यादव जी ने मना किया, फिर अपर्णा बीजेपी में चली जाती हैं, एंड फिर 27 से पहले एक ही कॉन्फ्लिक्ट। कोई कोई संयोग सा है या कोई प्रयोग जैसा है, कोई एक्सपेरिमेंट सा है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय अखिलेश जी ने आज बड़े भाई के तौर पे, संरक्षक के तौर पे समाजवादी पार्टी को, पूरे परिवार को, खानदान को, जैसे नेताजी सबकी देखभाल करते थे, आज वो और आदरणीय डिम्पल जी दोनों बड़ों की तरह से पार्टी का आम वर्कर हो, ख़ास हो, एमएलए हों, एमपीज़ हों, हमारी जितनी भी नौजवान बहनें एमपीज़ बनी हैं, सबका ख्याल रखना एक बतौर परिवार के हेड की तरह से वो आदरणीय अखिलेश जी हमेशा करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो पहचान है वो नेताजी की पहचान तो है। हम सब पे अगर आदरणीय अखिलेश जी की पहचान नहीं हो तो काहे बात के प्रवक्ता है, काहे बात के विधायक, काहे बात के सांसद। तो हमें ये समझना चाहिए कि आप जिस खानदान से जुड़े हुए हैं, आप जिस नेता से जुड़े हुए हैं, आपका चेहरा नहीं है, नाम उनका है, विरासत उनकी है। तो आप जो उस नाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, जब आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप किसी पार्टी में हैं, आप टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, तो उस नाम की जो इज्जत है, आदरणीय अखिलेश जी की या नेताजी के पूरे विरासत की जो इज्जत है, वो बरकरार रखना खास लोगों की भी जिम्मेदारी है और हम जैसे आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपका मैसेज चला गया। अब मैं एक छोटा सा रैपिड फायर, और आपको बताना है कि हु इज़ बेस्ट, बहुत छोटा सा। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम यूपी। हु इज़ बेस्ट, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव? Already, of course, Adani Akhilesh Yadav ji. And why not Yogi? He's the best in the country. एंड योगी जी में क्या कमी आपको नजर आती है? He's the divider in chief in Uttar Pradesh politics. राहुल गांधी या प्रियंका? And both are, as a woman, she's a very progressive woman. I mean, she's a very But you have to fantastic. choose one, तो प्रियंका। मैं ये As a समझूं? woman, I will choose Pinka ji. And what about Rahul? Rahul ji is a great progressive visionary leader of this country. And we are so proud of him. Coming Prime Minister. भविष्य में उनको चलाना है इस देश को, ये हम जानते हैं। प्रधानमंत्री होंगे, क्या होंगे, ये तो उस जमाने की स्थितियां तय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह, हु इज बेस्ट? आई थिंक ये तो दोनों एक ही हैं। आपको चूज करना है। और हम ये समझते हैं कि इन दोनों में कोई असमानताएं नहीं है, सारी समानताएं हैं। एंड डिम्पल यादव या फिर अपर्णा यादव? डिम्पल यादव जी, शी इज अ विजनरी एंड द वेरी प्रोग्रेसिव एंड द वेरी माइन्यूट शी ऑफ द पॉलिटिक्स। और हम ये समझते हैं कि एक हम सब की नेता हैं, हम सब की बड़ी बहन की तरह से हैं। उनकी क़यादत में आप देखिएगा उत्तर प्रदेश जो है, जो आधी आबादी का जो विजन है, जिस तरह से वो पार्टी पॉलिटिक्स से लेकर माइन्यूट से माइनॉरिटीज़, वुमेन इश्यूज़ को वो उसकी पूरी ख्याल रखती हैं। हमें समझते हैं कि जेंडर जस्टिस के मामले में 27 की जो सरकार होगी बहुत विजनरी गवर्नमेंट होगी।
होप सो कि विमेंस को उसी तरह से टिकट मिले। एंड आजम खान या फिर असदुद्दीन ओवैसी? आजम खान साहब, रीजन? वो इस देश के महान समाजवादी नेताओं में से एक है, जिन्होंने जेपी के साथ तानाशाही के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। आज वो जेल में हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो जल्द आएंगे और उनकी आंखों के सामने हम सब के नेता आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर आपको योगी आदित्यनाथ को 10 में से नंबर देने हो तो? 0। क्यों? क्योंकि देखिए, धर्म के मामले में तो हम 10 दे देंगे उनको, लेकिन अगर पब्लिक लाइफ एज अ मुख्यमंत्री, एज अ चीफ मिनिस्टर अगर आप पूछेंगी तो हम तो उन्हें 0 ही देंगे, क्योंकि कुछ है नहीं उनके हिस्से में, कुछ भी नहीं उनके हिस्से में। आप उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में ही इज अ 0, उत्तर प्रदेश के सारे रिजर्वेशन, सारे जितने भी हमारे अफर्मेटिव एक्शन थे उसको खत्म करने में उनका रोल है। लॉ एंड ऑर्डर में ही इज अ 0, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट में उनकी हुकूमत 0 है, तो कैसे नंबर दें? तो आप धर्म के मामले में पूछिए, हम कहेंगे 10 में 10 है। एंड विजन में? इज अ 0। बहुत शुक्रिया, बहुत लंबी बातचीत हुई और ऐसा लग रहा है बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पर बातचीत हो सकती थी। और हम होप सो फिर जल्द मिलेंगे बहुत सारे सवालों के साथ और फिर बातचीत करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। और 27 में अब समाजवादी पार्टी के स्टार प्रवक्ता हैं, तो इनका तो दावा है कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं। देखते हैं अब क्या रहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का।